अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शेख। बिल्कुल झूठ कहा आपने, सुबह पाकिस्तानी लोग बारिश देख रहे हैं। ओह यस, बारिश सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन ये हम इस्लामाबाद वाले देखते हैं। बाकी सिटीज वालों से जाके पूछे बेचारों का क्या हाल है। बिल्कुल ऐसे है, कुछ शहरों में सूरत हाल खासी तशवीशनाक है, कुछ शहरों में तो वाकई मौसम को बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह लिया जा रहा है। बट हम जब भी मौसम की बात करते हैं हम कहते हैं अल्लाह रहमत की बारिश बरसा। और इस वक्त भी अगर मुल्क भर की हम बात करें, नदी नालों में तग़यानी है, और बिलखुसूस अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ के हालात हम सबके सामने। लेकिन एक ओवरऑल आपके साथ हम अगर मौसम की बात करें तो अगले 24-48 घंटे में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, यहाँ तमाम इलाकों में, तकरीबन तमाम इलाकों में बारिश ही की पेशगोई की जा रही है। बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के जो पहाड़ी इलाके हैं और जो नदी नाले वहाँ पर तग़यानी का खदशा भी बताया जा रहा है, क्योंकि तेज़ बारिश वहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। जो सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कराची का मैंने जिक्र किया तो कराची समेत सूबा सिंध यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं इस दौरान सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है, अगर मैं कराची की बात करूँ तो मसरूर बेस पर रिकॉर्ड की गई है, दैट इज़ 201। यस, बहुत ज़्यादा बारिश है ये। और इतनी ज़्यादा बारिश जब होती है तो उसके बाद पानी की निकासी बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। और स्पेशली शुएब, जो कराची में नालों की सूरत हाल है, गुज्जर नाला, औरंगी, महमूदाबाद, ये वो नाले हैं जिनमें अक्सर थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो तग़यानी का खतरा होता है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, 200+ हो जाती है, तो फिर पानी का जो बहाव होता है वो और तेज़ हो जाता है, तग़यानी का खतरा होता है। तो ये जो सूरत हाल है इसको हैंडल करना जो है वो इंतज़ामियत ने अच्छे तरीके से हैंडल करी है। मैं देख रही थी रात गए तक मुर्तज़ा वहाब जो है वो निकासी के अमल को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। शर्जील मेमन साहब की स्टेटमेंट्स में देख रही थी, पूरी इंतज़ामिया आधी रात तक भी वहाँ पर मौजूद थी और ज़ाहिर उसके बाद भी मौजूद रहे होंगे। एग्जैक्टली जो कराची की बात हम कर रहे हैं, इस पर एक ओवरऑल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। और ये रिपोर्ट दिखाना इसलिए भी है क्योंकि मसला है, बिल्कुल है, काम कितना हुआ ये जानना बड़ा अहम होता है। क्योंकि अगर एक काम ना हुआ होता, जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, अगर नालों की सफाई उस तरीके से ना होती, ठीक है 100% शायद काम ना हुआ हो, देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। बट जितना काम हुआ उसकी वजह से हालात कुछ बेहतर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग जब स्टेटस लगाते हैं ना कराची वाले और कहते हैं कि हम बारिश इंजॉय करें, मेरा दिल दुखता है। ये पिकनिक का टाइम नहीं है। इस वक्त वहाँ पर इमरजेंसी की सूरत हाल है। आज वहाँ पर छुट्टी अनाउंस की गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये भी ऑफर किया है कि वो लोग जो समझते हैं कि उनको खतरा है और वो अपने घर को छोड़ के कहीं महफूज मकाम पे मुंतकिल होना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको शेल्टर भी देगी, खाना भी देगी, हर तरह से फैसिलिटेट करेगी। एक हेल्पलाइन भी उन्होंने जारी किया है इससे मुताल्लिक। एक रिपोर्ट है कराची की सूरत हाल पर, वहाँ के इंतजामात और वहाँ पर अब क्या सिचुएशन। चूंकि जब बारिश होती है, जहाँ पानी खड़ा हो तो लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब काम किया जा रहा होता है, निकासी का उस वक्त की बात नहीं करता। एक रिपोर्ट है ओवरऑल, जरा देखते हैं। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल सिंध भर में जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मॉनसून की मुसलसल जारी बारिश के दौरान सूबाई वुज़रा और शहरी इंतजामिया के हमरा शहर कराची के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों, नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स जिनमें नहर क़याम, आई चंडीगढ़ रोड, स्टॉक एक्सचेंज, हबीब बैंक प्लाजा, टावर और लियारी का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम शहरी इदारों का मुतालिका अमला सड़कों पर मौजूद है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मरतबा शहरियों को तकलीफ नहीं होने देंगे, जबकि आवाम को चाहिए कि वो बारिशों में खुद और अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें। कोई नहीं, ना इख्तियारात का इशू है, ना पैसों का इशू है, इशू है नेक नियति से काम करने का। हमारी कोशिश यही है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कि नेक नियति से काम करते हैं। अगर सब मिलकर काम करें तो मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसाइल कम होंगे। चले मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप एक दूसरे का इंस्टेंट कि आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं, अगर आप मिल बैठ के काम करें तो लोगों का ही फायदा होगा। मैं यही दुआ करूंगा कि सबसे कि हम देखें क्या पोजीशन बनती है। अभी जब मैं ये रूट राउंड ख़त्म करके महकमा मौसमियात से खुद से पूछेंगे, अगर कोई ऐसी ज़रूरत हुई तो शायद इक़दाम उठाना पड़े, इसलिए कि डेफिनेटली जब लोग निकलेंगे तो उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और जिले इंतजामिया को बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आवाम को हर तरह से मदद करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने DHA का भी दौरा किया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को मजीद रीवाटरिंग पंप्स लगाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर चेयरमैन NDA ने हुकूमत सिंध से राब्ता किया और हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। NDA ने मजीद डीवाटरिंग पंप्स सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए और बवक्त जरूरत वफाकी हुकूमत और NDA की जानिब से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई।
कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर, सांगढ़, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन, मटियारी, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम, शहदादपुर और जामशोरों में मूसलाधार बारिश हुई। जिले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सड़कों, मसरूफ शाहराहों और मार्केट से निकासियाब का अमल जारी है। सबसे ज्यादा बारिश टंडोजाम में 55 मिलीमीटर और हैदराबाद में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, थरपारकर, शहीद बेनजीराबाद और सक्खर डिवीजन में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान है। और ये रिपोर्ट आपको दिखाने के बाद एक जुमला और सिंध हुकूमत से मुताल्लिक है, जो मैंने हेल्पलाइन का जिक्र किया था 1736 एंड 919, ये हेल्पलाइन वहाँ पर ओपन है और इन लोगों के लिए जो कहीं पर भी फंसे हुए हैं, जिनको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, कोई और सपोर्ट चाहिए, तो सिंध गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटेट कर रही है। तो ये बात हमने कराची की बिल्कुल, कराची की जब बात हो रही है तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा बारिशों के बाद आगे सिचुएशन क्या है, हम इस पे बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर साहब, बहुत फिक्रमंद होने वाली खबरें आ रही हैं, कराची से बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, कब खत्म होगा ये बारिशों का सिलसिला? देखिए ये स्पेल कल तक है, लेकिन इसमें जो बहुत शिद्दत थी वो होपफुली कि आज आफ्टरनून तक है। इतनी शदीद बारिश जैसे गुज़श्ता रात चलती रही, कल दिन भर चलती रही और इम्कान ये है कि आज दोपहर के बाद उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। फिर कहीं लाइट रेन और कहीं मॉडरेट शावर्स कल शाम तक चांसेस रहेंगे उसके। ठीक सर, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर रिकॉर्ड की गई? जी अभी तक सबसे ज्यादा सदर में रिकॉर्ड की गई 217 मिलीमीटर और उसके बाद मसरूर बेस पर 204 मिलीमीटर और केमाड़ी में 188 मिलीमीटर और इस तरह से मुख्तलिफ फिगर्स हैं। यानी 18 मुख्तलिफ जगहों पर रेन गेजेस हमारे इंस्टॉल हैं, तो 18 में से मेरे ख्याल में 10 या 12 जो हैं वो 100-150 के दरमियान इस तरह से है। तो वाइड स्प्रेड रेन हुई है, बहुत हैवी, वेरी हैवी फॉल्स। कल दिन से जो शुरू हुआ था स्पेल, तो वो कुछ थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आज सुबह तक चलता रहा, सुबह 6 बजे तक। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी बारिशें हुई हैं। डॉक्टर साहब, कराची में तो सूरत हाल आपने बड़ी डिटेल से शेयर की है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने दिनों तक ये रहेगा। ओवरऑल अगर सिंध की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, जो कि बलोचिस्तान में तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है हमारे सामने है और अभी तक वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये बारिशें मजीद बढ़ेंगी या ये सिलसिला रुक जाएगा इस मंथ के एंड तक? जी बिल्कुल, बलोचिस्तान में ये स्पेल 27 या 28 तक चलेगा। सदरन बलोचिस्तान में तो 26 की रात या 27 तक कह लें, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट बलोचिस्तान है, कोयटा, उसके साथ सिब्बी, कोलू, बारखान, नसीराबाद, जाफराबाद, फिर नीचे खुजदार और लसपेरा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें तो 28 तक एटलीस्ट ये स्पेल चलेगा और किसी वक्त तेज़ बारिश होगी। लेकिन जो मकरान की पट्टी है उस पर जो डिस्ट्रिक्ट मकरान डिस्ट्रिक्ट और साथ में तुर्बत और केच और अवारान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आज और कल यानी 26 की शाम या रात तक ये सिलसिला चलेगा। अब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल था मानसून का, कराची और लोअर सिंध पे से खास ज़्यादा बरसा है, तो इसका काफ़ी हिस्सा सिंध उधर सोमियानी से, हब से सोमियानी से आगे बलूचिस्तान की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए आज का दिन वहाँ और कल का दिन बहुत हैवी स्पेल होगा। सही सर, दो बातें, कहीं से कोई क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट और दूसरा 28 अगस्त 2020 कराची का एक दिन और अब जो होने वाली बारिशें हैं, क्या कोई रेलेवेंस है या कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस है। देखिए क्लाउड बर्स्ट तो उसकी डेफिनेशन मतलब कोई ऐसी फिक्स नहीं होती किसी जगह के लिए। वो बेसिकली तो वो हिली एरियाज का फिनोमेना हुआ करता है, लेकिन ठीक है। ये कि रफली आप या एस्टिमेटेडली आप कह सकते हैं कि किसी जगह पर एक घंटे में अगर 100 मिलीमीटर से बारिश ऊपर हो जाए एक घंटे में, तो फिर हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट होता है वो। अगस्त 2020 में जो हुई थी वो 27 अगस्त मुझे याद है कि वो डेट थी, और उसमें 230 मिलीमीटर या इससे कुछ बड़ी फिगर आई थी जो फैसल बेस पे हुई थी। और उसमें मतलब उसके करीब कह सकते हैं आपके जैसे DH इसमें सदर में 217 मिलीमीटर हुई है, और उस वक्त 230 या 235 फिगर थी, थोड़ी सी इससे ऊपर थी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन एक तरह से है
अगस्त 2020 का जो एक दिन था 27 या 28 अगस्त उसकी तरह का ही ये कल 28 का दिन इसलिए गुजरा कहा है। सर क्योंकि 28 का दिन ऐसा था कि जहां पर हमने देखा कि कराची में बहुत से इलाके ऐसे जहां पानी खड़ा था बिकॉज बारिश होती रही। लेकिन ये बहुत अच्छा कि आपने एक्सप्लेन कर दिया कि उस वक्त 230-235 मिलीमीटर बारिश हुई और कल 217 मिलीमीटर बारिश हुई है सदर में बिलखुसूस। तो सलमा इसका मतलब ये होगा कि जो हमने बात पहले की ना कि काम हुआ है वो नजर आया, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे आज वो हालात नहीं है। अल्लाह ना करे वो हालात दोबारा हो, लेकिन ये अच्छी बात है काम हुआ। दैट इज द रीजन कि 230 मिलीमीटर बारिश में जो हालात हम सबने देखे 217 मिलीमीटर में वो हालात नहीं देखे। लेकिन इंशाल्लाह आगे चलकर हम देखेंगे कि हालात बेहतर होंगे। अगर सर साथ मौजूद है बस एक जुमला और, चूंकि आपने कहा कि आज ये सिस्टम बारिश बरसाएगा, तो क्या आज क्योंकि फिगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी सदर हो मसरूर बेस जहां जहां सिस्टम्स लगे हुए हैं, कितना एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, कितने मिलीमीटर बारिश आज हो सकती है? बिकॉज कल अगर 217 हुई है तो आज हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली 217 तो अब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसका काफ़ी सारा हिस्सा उस सिस्टम की कोर समझ लें कि कराची की अब वेस्ट में मुंतकिल हो रही है उधर बलूचिस्तान की तरफ। लेकिन स्टिल उसकी अभी तक वो उसका फैलाव मौजूद है, उसकी ट्रॉफिंग मौजूद है, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि कभी मॉडरेट और कभी तेज़ शावर्स होते रहेंगे। मेरे ख्याल में मैक्सिमम 40-50 मिलीमीटर 70 मिलीमीटर तक अगर किसी जगह पर मैक्सिमम हो जाए अगले यानी आज शाम तक या कल सुबह तक, तो इतनी ही तवक्को की जा सकती है मैक्सिमम। कल जो बारिश Otherwise इससे का कम। सिलसिला था आज उससे कम एक्सपेक्टेड है, उतनी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज साहब, आपने बड़ी डिटेल्स बता दी कि सिंध में बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल रहने वाली है। और वो लोग जो शुमाली इलाका जात का सफ़र करते हैं इन दिनों में अपने ट्रिप्स प्लान कर लेते हैं जब बारिशें हो रही होती हैं। तो जैसे शुएब आप पहले कह रहे थे कि ये पिकनिक नहीं है, आपने वेदर फोरकास्ट भी देखना है ताकि इंतजामिया को कुछ मदद मिल सके। ज़्यादातर क्या होता है कि एक जगह पर तबाही हो रही होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, इंतजामिया ने वहाँ पर भी मामलात मैनेज करने होते हैं। उसके बाद जब एक बहुत बड़ा फ्लो आ जाता है सियाहों का, उनको बाहिफाजत वहाँ से निकालना, उनको फैसिलिटेट करना, तो जो बर्डन होता है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो हमारी तरफ से ये कॉपरेशन ज़रूरी होती है। अगर आप लोग भी प्रेडिक्शंस दे के घरों से बाहर निकलें तो मेरा ख्याल है इंतजामिया को भी मदद मिलेगी, आप अपने लिए भी आसानी पैदा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। और कोरोना भी बढ़ रहा है तो अपने कोरोना का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आप SOPs को फॉलो करते हुए जहाँ भी जाएँ वो जाएँ। और जो आपकी वैक्सीनेशन है, हम बार बार जोर देते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। और बूस्टर डोज लगवाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप हर तरह के खतरात से मुबर्रा हैं, आपको फिर भी समाजी फासला भी रखना है, मास्क भी पहनना है और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली और कल तकरीबन 19-19.5 हज़ार टेस्ट किए गए हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 582 केसेस पॉजिटिव निकले हैं। दैट मीन्स तकरीबन 3% जो है वो इसकी शरह रही है। और मुल्क में कोविड से मज़ीद 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। तो देखिए डेथ्स भी अभी हो रही हैं, कोविड फिर से फैल रहा है, कुछ शहरों में ज़्यादा फैल रहा है, तो हमें फिर से एहतियात करनी होगी। जब कोविड की बात हो रही है तो जो बाइडन साहब ही इज़ कोविड पॉजिटिव और उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया है, उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की गई है और कहा है कि उम्मीद है कि सदर जो बाइडन जल्द सेहतयाब हों। और सदर जो बाइडन के जो मॉलेज डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की हालत पहले से बेहतर है, जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं। तो ये हमने क्विक एक आपको कोविड की अपडेट शेयर की है। बिल्कुल, कोविड हमने शेयर कर दी। कुछ और भी चीज़ें इससे जुड़ी जिन पे बात करेंगे, लेकिन एक अफसोसनाक खबर भी हमारे पास थी, अपने नाज़रीन से शेयर कर लें। मुमताज़ आलम दीन और तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के सरबरा आगा सैयद हामिद अली मूसवी इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र तकरीबन 82 बरस थी और वो बीमार थे, वो रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हामिद अली मूसवी की नमाज जनाजा आज दिन 11 बजे जामियातुल मुर्तज़ा G94 इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक खबर थी। और इसके अलावा कुछ चंद खबरें और भी हैं हमारे पास, और उस पर बात करने से पहले कुछ जो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो की बात करते हैं, उसके फाइनल में जो पहुंचे उनका जिक्र करते हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल नहीं जीत सके लेकिन दिल जीता। भला कैसे? कोहनी की चोट थी, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार। उन्होंने कहा नो आई एम हियर एंड आई एम होल्डिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, तो मैं इसको बिल्कुल ऊपर लेकर चलूंगा। तो कोशिश पूरी उनकी, दैट इज़ द रीज़न फाइनल तक पहुंच भी गए। क्वालिफाइंग मरले में ग्रुप बी में वो 4थे नंबर पर थे और कौमी एथलीट हैं अरशद नदीम साहब, और इसलिए हम सब कहते हैं जी भले आप ना जीते हों बट आप दिल जीते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे आगे आने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में भी। बिल्कुल, और ये जो स्पिरिट है इसको हम सलाम पेश करते हैं कि जनाब आप को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बात होती है, हमारे नौजवान, हमारे प्लेयर्स, हमारे वो लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं भी स्टेप बैक नहीं करते। वो हमेशा
हर सूरत में खड़े रहते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, तो हम अप्रिशिएट ना करेंगे बिल्कुल। कैसे हो सकता है। लेकिन एक और बात कि खेलते हुए शुएब हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में अब मशीन्स इन्वॉल्व हो गई हैं। हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए कभी तो टैब वगैरह पकड़ा देते हैं और कभी हम कोई रोबोट के हवाले कर देते हैं कि चलो बेटा इसके साथ खेलो, लूडो खेलनी है इसके साथ खेलो। लेकिन आपको पता है कि वो भी मशीन है ना, इंसान थोड़ी है, कभी कभी उसका सिस्टम भी खराब हो सकता है, दिमाग खराब हो रोबोट सकता को गुस्सा भी आ सकता है। तो रोबोट को जब गुस्सा आता है तो आपको पता है वो उंगली भी तोड़ देता है। तो इसलिए आज के बाद मैंने रोबोट के साथ बिल्कुल नहीं खेलना। हाँ, और ये एक्चुअली हुआ है, ये रशिया में हुआ है कि एक बच्चा Yes. शतरंज खेल रहा था, तो रोबोट ने आई डोंट नो गुस्से में आके या कैसे, पहले बहुत सारी गेम्स उसने ठीक से खेली, लेकिन एक गेम के दौरान उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसने बच्चे की फिंगर तोड़ दी, जो कि बहुत खतरनाक बात है। अगर आप बच्चों को इस तरह से अकेले रोबोट के सामने छोड़ देंगे, वो मशीन है, वो सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कर रही है और वो सिस्टम कभी भी खराब हो सकता है। तो आपने बहुत ज्यादा अच्छा, उसमें कहा जा रहा है कि रोबोट ने ये फील किया कि बच्चे ने बहुत जल्दी से खेला है। भाई बच्चा है, जल्दी से जल्दी इतने चाल चल रहे, तो क्या मसला है? रोबोट वाज स्लो। खुद सोचे कि रोबोट की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है या बच्चे की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने बच्चे को रोबोट के हवाले कैसे कर दिया। एग्जैक्ट। चलें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ब्रेक पर बढ़ने से पहले आई थिंक कुछ और खबरें भी हैं। कुछ और चीजें भी हैं। हम आपको पता है डायनासोर के ज़माने में जाना चाह रहे थे हम, डायनासोर के ज़माने में क्या क्या होता था और डायनासोर जो है वो किस तरह से रहते थे, क्या करते थे। हमने तो सिर्फ पिक्चर्स देखी, हमने उनके वो जो मुजस्समे होते हैं वो देखे, हमें क्या पता कैसे रहते थे। तो फिर हम दिखाएं फिर कि हाँ, दिखा देते हैं डायनासोर फिर। कहाँ पर है। असली जैसे दिखने वाले ये डायनासोर्स मौजूद हैं इस्लामाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर जिला हरीपुर के इलाके सगड़ा में कायम डायनो वैली। चीखते चिंगारते इन डायनासोर्स को देखकर कुछ बच्चे खुश होते हैं तो कुछ की खौफ से चीखें निकल जाती हैं। डायनो वैली में हाथी, किंग कॉन्ग, गोरिल्ला, लिजर्ड्स और ड्रैगन्स की डमीज भी मौजूद हैं। बच्चों और बड़ों के लिए तफरी का बेहतरीन सामान। हम जैकबाबाद सिंध से आए हैं और क्योंकि ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे जो एक्शंस लिए गए हैं, जैसे कि ये डायनो वैली बनाया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इन्होंने नेचुरल ब्यूटी को बिल्कुल भी टच नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे भी पाकिस्तान को बहुत प्यारा बनाया है, तो इस बात का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा गया है कि ट्रीज़ वगैरह और जो हिल्स हैं उनकी नेचुरल ब्यूटी को बिल्कुल भी ख़राब ना किया जाए और ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई जाए जो सबको ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करे टूरिस्ट को। This place is amazing. I will give 10 on 10 to this place because of the nature and the beauty. And we are from Karachi, so we would like to say that my kid loved dinosaur. Recently we watched Dino movie also, so he came here only for dinosaurs. But जो प्लस पॉइंट इसका हमें लगा है वो ये है कि ये जो है ये हसल बसल से बिल्कुल दूर है और तो और बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में है, जो बहुत ओरिजिनल और नेचर एक फील दे रहा है हमें, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और एंजॉय कर रहे हैं हम। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। आई कम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो जो लोग मनाल तक आते हैं यहाँ पे ज़रूर आएँ, स्पेशली बच्चों के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, वेरी डिफरेंट लाइक अ रियल वर्ल्ड डायनासोर्स। जगह जो है इससे पहले मोनाल जो था वो भी काफ़ी मशहूर था यहाँ पर इस्लामाबाद में, और एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे। लेकिन उस जगह के बाद यहाँ पर जो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह यही है कि एक तो ये है कि यहाँ पर आइसोलेटेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते बहुत ही, और दूसरी बात इसमें ये है कि यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज आती है। जहाँ पे फैमिलीज आती है तो वहाँ लोगों के लिए वो जगह जो है वो सिक्योर होती है, तो जो जगह सिक्योर होती है वहाँ पर ज़्यादा ही लोग आने की कोशिश करते हैं। दूसरी कि यहाँ पर इस जगह का जो मौसम है वो भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं।
करना है। ये हमने पाकिस्तान का पहला थीम पार्क बनाया है जो कि डायनासॉर्स पे है। अगर हम बात करें पाकिस्तान से बाहर की, तो बाहर हमें काफ़ी ऐसे पार्क्स मिलते हैं, लाइक आप डिज्नी वर्ल्ड की बात कर लें, आप और काफ़ी ऐसे पार्क्स हैं यूरोप साइड पे जहाँ पे आपको इस किस्म के थीम पार्क्स मिलते हैं। बट पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में ऐसा कोई थीम पार्क नहीं है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे कोई ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं है। इसको देखते हुए हमने यहाँ पे पहला ये डायनासॉर्स पे थीम पार्क यहाँ पे हमने बनाया। और फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके, हमने यहाँ पे जो नेचर है उसको हमने एज इट इज़ प्रिजर्व किया। आप अगर यहाँ की सराउंडिंग्स की बात करें तो मुनाल तक तो लोग पहले आया करते थे, लेकिन मुनाल से आगे नहीं आते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इस एरिया का भी ट्रेंड जो है वो लोगों की जो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा हो गया। खौफनाक जानवरों की डमीज की खामिल ये डायनो वैली गुज़िश्ता साल शहरियों के लिए खोली गई थी। डायनो वैली में बच्चों के सभी पसंदीदा कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ आकर बच्चों के साथ बड़े भी खूब इंजॉय करते हैं। डायनो वैली की रिपोर्ट आपने देखी। शुएब मैं ये सोच रही थी कि जब डायनासोर्स होते थे जिस ज़माने में वाकई में एग्जिस्ट करते थे, जो कि हमने सुना है, तो उस वक्त क्या बीमारियां भी ऐसी होती थी जैसे आजकल हो गई हैं, जिनकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते। अभी हम थोड़ी देर पहले कोरोना का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कोरोना के अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फैली, 75 कंट्रीज़ में ये बीमारी फैल चुकी है, वो है मंकी पॉक्स, जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि 75 ममालिक में जो बीमारी फैल चुकी है वो किस तरह से कैरी हो रही है। जाहिर है उसको अभी डिटेक्ट करना, कोरोना की तरह ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसको अभी हम जिस पे रिसर्चेस जारी हैं। तो कल वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की मैं स्टेटमेंट देख रही थी कि उन्होंने कहा है कि हमने अपने बॉर्डर्स पे, अपने एयरपोर्ट्स पे जो सिक्योरिटी चेक है उसको मज़ीद सख्त कर दिया है, क्योंकि कोविड के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई थी। लेकिन अब मंकी पॉक्स ताकि पाकिस्तान आए, अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पहले से इख्तियार कर ली हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई केस पाकिस्तान में ना निकल आए। तो हम इसके बारे में मजीद बात कर लेते हैं। पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस से डॉक्टर नसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का। ग्रेट। डॉक्टर साहिबा, ये जो हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये आज का मामला नहीं है, हमने माजी में भी देखा है कि इसने कई बार सर उठाया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद वैक्सीन भी अवेलेबल है इसकी। दूसरी बात ये कि इस वक्त 2 स्ट्रेन्स हैं, दोनों अफ्रीकन स्ट्रेन्स हैं। क्या पाकिस्तान एट रिस्क है इस वक्त? जो स्टेप्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ले रही है अपने बॉर्डर्स पे, अपने एयरपोर्ट्स पर, जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर, जिस तरह हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी होगा? जी थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल बचा फरमाया है। जो मंकी पॉक्स की बीमारी है ये कोई नई बीमारी नहीं है। सबसे पहले जो इसकी आउटब्रेक देखी गई थी वो 1970 में देखी गई थी, जो हमारा वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, उसमें जो कॉन्गो रिपब्लिक है वहाँ पे सबसे पहले केसेस कॉन्गो इसके मंकी पॉक्स वायरस के देखे गए थे। और जैसे कि आपको पता है कि जो मंकी पॉक्स का वायरस है, इसकी जो ट्रांसमिशन के रूट्स हैं वो हम सबको जानना बड़ा जरूरी है कि ट्रांसमिट कैसे होता है। उसके मुताबिक फिर इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं कि किस तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे में ये डिजीज मुंतकिल होने से रोकी जा सकती है। पहले तो ये बताती चलूं कि ये बीमारी जो है वो जानवरों की बीमारी है, और यूजली जो रोडेंट्स हैं, जिसमें कि आपकी स्क्विरल्स हैं जिसको आप बुलैरी कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ अकसाम है जिसमें ये पाई जाती है। इसके अलावा ये बीमारी जो है वो जो प्रेरी डॉग्स हैं, ये भी रोडेंट्स की एक किस्म है, उनमें पाई जाती है। वहां से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस के अंदर। सो जूनोटिक बीमारी है, यानी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। इंसानों से इंसानों में मुंतकिली जो है वो इस बीमारी की मुमकिन है, और इसी वजह से जो दुनिया में इसका स्प्रेड हुआ है और WHO ने इसका नोटिस लिया है, वो इंसानों से इंसानों में इसकी ट्रांसमिशन है। सो बेसिकली आपके जो प्रिवेंशन के मेजर्स होंगे, या गवर्नमेंट जो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या हमें ये बताएगी कि किस चीजों पे केयर करनी है, तो वो प्रिवेंशन उसी के ऊपर बेस करेगी। यानी ट्रांसमिशन कैसे होगी? अगर एक इंसान है, उसको मंकी पॉक्स की बीमारी मौजूद है और उसके जिस्म पे दाने निकले हुए हैं, तो अगर आप उसको टच करेंगे उसके दानों को, जिसमें से पानी बह रहा होता है या वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे होते हैं, तो वो डिजीज एक से दूसरे को लगने का खतरा होता है। इसी तरह से मरीज के छींकने या खांसने से भी, यानी ड्रॉपलेट के जरिए भी बीमारी ट्रांसमिट होने का खदशा होता है। यानी क्लोज कॉन्टेक्ट हो अगर किसी मुतासरा इंसान के साथ, तो बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है। सो इसमें यही होगा कि प्रिवेंशन के मेथड्स के आप ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट करें, और अगर कोई ऐसा मुतासरा शख्स है तो उसके ऊपर ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, और जहाँ पे ये डिजीजेस मौजूद हो वहाँ रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज हो सके, ताकि जल्दी तशखीस हो और जल्दी इनका ट्रीटमेंट किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने ट्रीटमेंट और एहतियात के बारे में बताया, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? क्या वही सिम्टम्स होंगे जो कोविड में होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट होता है?
जी, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि शुरू वाली जो फेज होती है कलामी की उसमें बहुत तेज माजरत बुखार होता डॉक्टर है, साहबा, कथा कलामी सर की में माजरत, दर्द हो दोबारा सकता दोबारा है। आपकी तरफ आएंगे, आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, ख्वाजा अगर साद इमरान ये रफीक समझते मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब वज़ीर रेलवे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे चलकर इससे मुतालिक आपको हम अपडेट भी करेंगे। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, डॉक्टर नसीम साहिबा साथ मौजूद हैं। हम बात मंकी पॉक्स की कर रहे हैं, उसकी ट्रांसमिशन की कर रहे हैं, सिम्टम्स की बात। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर साहब आप सुन पा रही हैं? जी जी डॉक्टर साहब प्लीज़ बात कंटिन्यू कीजिएगा, एक लाइव कट हमें सिम्टम्स लेना के हवाले ज़रूरी से था। बात ओके हुई थी। जी जी, इसकी अलामात के बारे में आप पूछ रहे थे। तो इसकी जो अलामात होती हैं उसमें शुरू में बहुत तेज बुखार होता है, उसके साथ फिर शदीद सर में दर्द का होना, पट्ठों में दर्द का होना। इसके अलावा इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके जो गले में लिम्फ नोड्स होते हैं, जो गिल्टियां होती हैं वो सूज जाती हैं, जो कि इसको डिफरेंशिएट करती हैं बाकी बीमारियों से। खासतौर पर चिकन पॉक्स से अगर आपने फर्क करना हो तो इनिशियल अलामात में जो गिल्टियों की जो सोजन है, जो गले की गिल्टियां होती है जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होती है वो तकरीबन 1 से 3 दिन के वक्फे के बाद जिस्म के ऊपर रैश निकल आती है। खासतौर पर ये रैश चेहरे से स्टार्ट होती है और फिर बाजुओं पे मुंतकिल हो जाती है और फिर बाकी बॉडी पे स्प्रेड कर सकती है। जो रैश होती है वो शुरू में बिल्कुल फ्लैट से लीजन होते हैं, उसके बाद वो थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाते हैं, रेज कर जाते हैं, जिसको हम मैक्यूल कहते हैं, और उसके बाद फिर ये एक पेप्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि एक तरह के लियन एक वक्त में मौजूद होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स में मुख्तलिफ लियन की टाइप्स होती हैं, जैसे कुछ मैक्यूल होते हैं, कुछ पेप्यूल होते हैं, कुछ नए लियन बन रहे होते हैं, कुछ पुराने खत्म हो रहे होते हैं। लेकिन मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में फर्क ये होता है कि एक जगह पे अगर जिस्म के एक हिस्से पे अगर कोई दाने निकले हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, जैसे चेहरे पे एक जैसे होंगे, और बाजू पे अगर मुख्तलिफ हैं तो वो भी एक जैसे होंगे। सो चिकन पॉक्स से थोड़ा बहुत इसका फर्क होता है, जिसकी बुनियाद पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसका टेस्ट कैसे मुमकिन है? टेस्ट के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तरीकाकार क्या होता है? क्या ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता है कि बंदे को मंकी पॉक्स है या नहीं है? नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ब्लड टेस्ट की इतनी अच्छी रिलायबिलिटी नहीं है, ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलता, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। क्योंकि वो बहुत छोटा पीरियड होता है जिसको वायरीमिया कहते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट में पीसीआर किया जा सकता है। बेस्ट मेथड ये होगा कि जो स्किन पे दाने निकले हुए हैं, जो लीजन निकले हुए हैं, उसकी रूफ से या वेजिकल का जो फ्लूइड होता है उसके ऊपर पीसीआर किया जाता है। स्किन बायोप्सी की जा सकती है, या उस वेजिकल के फ्लूइड को लिया जा सकता है, या जो क्रस्टेड लियन होते हैं उनको लेकर आप स्पेसिमन को ट्रांसपोर्ट करें और उसके ऊपर पीसीआर बेस्ड टेस्ट कराएं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो पीसीआर ही है। ब्लड टेस्ट अवेलेबल तो है, बट वो बहुत ज्यादा नॉन रिलायबल है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक डॉक्टर साहब, ये क्या क्लिनिकल पाकिस्तान डायग्नोसिस है में प्लस पीसीआर बेस्ड टेस्ट है। ठीक, क्या पाकिस्तान में किसी डाउट को देखते हुए कोई पेशेंट आया हो, उसको जिस्म में दाने हो और डाउटफुल हो कि चिकन मंकी पॉक्स तो नहीं, टेस्ट किया गया और जिन टेस्ट की आप बात कर रही हैं अभी तक? जी, अभी ये है कि हमारे पास मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन NIH ने इसको डायग्नोज करने की जो कैपेसिटी है वो एक्वायर कर ली है, और वो लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं कि किस तरह से सैंपल कलेक्शन की जाती है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। कोरोना का टेस्ट वैसे बिल्कुल थोड़ा सा रिलेटिवली आसान था कि पेशेंट खुद जाके अपना टेस्ट जमा करा देता है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी लेबोरेटरी में हो जाता है। यानी वो खुद सेल्फ टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल थी और बहुत सारे टेस्ट उस वक्त अवेलेबल थे। लेकिन इस सूरत में चूंकि स्किन के दानों से एक लियन उठाना पड़ता है, जिसकी या तो बायोप्सी करनी पड़ती है या फ्लूइड को कलेक्ट करना पड़ता है, तो ये जो है वो हॉस्पिटल के अंदर आकर ही पॉसिबल हो सकेगा कि डॉक्टर इसको एक बात और बता दीजिएगा, जिस तरह हमने कोविड को देखा कि कोविड ने इनिशियली बच्चों को मुतासिर नहीं किया, हमने कोविड में देखा कि वैक्सीन से मुतालिक कहा कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, हमने कोविड से मुतालिक देखा वो जानलेवा था। व्हाट अबाउट मंकी पॉक्स? क्या एज ब्रैकेट इसको मुतासिर करता है? वैक्सीन क्या सबके लिए अहम होती है एंड जानलेवा? जी, मंकी पॉक्स का कंपैरिजन अगर आप कोविड के साथ करें तो मंकी पॉक्स उतनी ज्यादा कंटेजियस बीमारी नहीं है। इसका एक दूसरे मुतासरा शख्स के साथ क्लोज कांटेक्ट काफी प्रोलॉन्ग चाहिए, और चूंकि टच करने से ज्यादा डिजीज स्प्रेड होती है और ड्रॉपलेट से थोड़ी कम होती है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि कोविड के मुकाबले में लेस कंटेजियस है, लेस विरुलेंट है। इसका केस फर्टिलिटी रेट भी काफी कम है, 3 से 6% के करीब है। और दूसरी बात यह है कि जब आप पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं और प्रिकॉशंस करते हैं, तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि डिजीज
ना हो। अगर किसी को हो भी जाए तो सेल्फ लिमिटेड डिजीज होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसमें सीवियर डिजीज होती है। कोविड से थोड़ा सा फर्क इस तरह से है कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा मुतासिर करती है, जबकि कोविड बड़ों को ज्यादा मुतासिर कर रहा था। और इसी तरह से जो बहुत एल्डरली लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें ये डिजीज ज्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी चीज़, क्योंकि 75 ममालिक में तकरीबन 800 केसेस सामने आ चुके हैं, तो ये फरमा दीजिए कि जो इसका फैलाव है उसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स देखने में आते हैं क्या? कोविड की तरह इसके हर वेरिएंट के सिम्टम्स डिफरेंट होंगे या ये एक ही तरह से रिएक्ट करता है, एक ही तरह से इन्फ्लुएंस करता है हर पेशेंट को? जी, थैंक यू वेरी मच। इसके बहुत सारे क्लैड्स होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी साइंस एंड सिम्टम्स, प्रेजेंटेशन, जो ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं और इनका ट्रीटमेंट है, सब एक जैसा है, उसमें कुछ भी खास फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थी यहाँ पर, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। और ये बहुत अहम है कि हम सब तैयार रहें, खुदा न खास्ता ऐसे किसी भी खतरे के लिए, चूँकि WHO ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, इस वक्त सिर्फ 3 मामलात में हेल्थ इमरजेंसी है। द नंबर 1 इज़ पोलियो, द सेकंड इज़ कोविड एंड द थर्ड इज़ मंकी पॉक्स। अल्लाह करे पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी ये मजीद केसेस रिपोर्ट ना, इसे हम कंटेन कर पाएँ, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी टेस्टिंग से मुतालिक भी अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। दाखिली रास्तों की हम चेकिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें खुद भी एहतियात करनी है। चलें बढ़ते हैं आगे और एक और मौजू की तरफ, एक और गेस्ट की तरफ जाएंगे। हौसला बुलंद हो तो इंसान की कोई मजबूरी या मुश्किल आड़े नहीं आती, बस आप सोच लेते हैं, आप ठान लेते हैं कि आपने ये करना है, फिर आप करके दिखाते हैं। एक ऐसी खातून की आज मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जिसे हम कह सकते हैं एक बाहिम्मत पाकिस्तानी है कि पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट, लेकिन कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि एज ए डेंटिस्ट नहीं बल्कि किसी और तरह से उनकी पहचान और नाम बना। दैट वाज कि हैदराबाद में मीरपुर खास सिंध में कुछ खवातीन से उन्होंने रबता किया और जो वहाँ पर ऑनलाइन मलबूसात की जो फ़रोख्त है उसमें उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। यानी उनका मिशन क्या था कि जो एक सिंध की एक खासियत है, जिस तरह वहाँ पर हम देखते हैं कि कढ़ाई और जिस तरह वहाँ का काम है, मलबूसात की तैयारी है, उसको पूरी दुनिया के सामने हम लेकर आने की जो कोशिश है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये कोशिश हुई है, बट एक और लेवल पर ये कोशिश हुई जिस पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ट्रू, और ये जो कोशिश है ये किस तरह से फ्रूटफुल है ये हम जानेंगे डॉक्टर सबा रहमान से, जो कि आज सुबह पाकिस्तान के सेट पर मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारी मेहमान बनी। इतनी छोटी सी डॉक्टर और इतना कुछ करती है, तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है आपको देख के। लेकिन मेरे जहन में जो पहला सवाल आ रहा था वो ये था कि इतना प्रॉफिटफुल बिजनेस, इतने पैसे कमाने वाला काम, डेंटिस्ट तो मैंने सुना है बहुत अच्छे लाखों में कमाते हैं। अगर किसी के मतलब अगर वाइटनिंग भी करनी हो, अगर किसी का एस्थेटिक इशू भी हो तो बहुत अच्छा खासा चार्ज करते हैं। तो आपने ये डिज़ाइनिंग वाली फील्ड क्यों चूज़ की, इसका ख्याल आपको कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसका ख्याल किस तरह आया? सबसे पहले ये था कि मैं जो शौक़ था ना वो ज़्यादा टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग ही था। okay. उसके बाद जब शादी हुई और फिर जब बच्चे हुए तो फिर ज़रा सा अपने जो फील्ड थी उसे थोड़ा सा मुझे गैप लेना पड़ा था। उस गैप को बेसिकली मैंने प्रोडक्टिव करने के लिए मैं इस फील्ड में आई थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूं, क्योंकि इसमें मैं अपने आवर्स के साथ काम कर सकती हूँ। इसलिए हमने जो थी ना अपनी फील्ड थोड़ी सी चेंज की। अच्छा, अब आपने कहा कि घर में काम कर सकें, घर बैठे काम कर सकें, तो फिर ये आइडिया कि अच्छा आपने सिंध को टच करना है, वहाँ के किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टच करना है, ये आइडिया कैसे आया, फिर कैसे आपने एग्जीक्यूट किया? चूँकि मैं बेसिकली लाहौर बेस्ड हूँ, ठीक है, तो मेरा जो मैंने जब मार्केट सर्च की और सर्वे किया तो मैंने ये देखा कि क्योंकि पंजाब में तो पंजाब के प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन है, ठीक है, तो क्यों ना पंजाब में किसी और सूबे की प्रोडक्ट्स को लेके आया जाए। तो इस तरह से फिर मैंने ये सोचा कि हम सिंध में चूँकि ये काम बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा नफासत से होता है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, तो फिर मैंने सिंध में मेरी कुछ दोस्तें थीं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, फिर उनके थ्रू मैंने अपनी जो थी ना लेडीज़ अपॉइंट की और वो अब घर जा के जो वर्कर्स हैं उनको भी घर से ही वर्क फ्रॉम होम, बेसिकली उनका भी वर्क फ्रॉम होम ही हमने करवा दिया। वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपका जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली उसमें सिर्फ कपड़े हैं या सिंधी टोपी, अजरक जो कि सिंध की पहचान है, या उसको भी आप लोग डिफरेंट तरह से डिज़ाइन करते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स में बेसिकली लेडीज़ क्लोथ्स ही हैं, उनमें ही है, लेकिन उसमें हम अजरक को यूज़ करके उससे हम डिफरेंट डिज़ाइंस देते हैं। जिस तरह अजरक का जिसको एक चादर एक हमारे जहन में आती है, लेकिन हम अजरक की फिर फर्दर कटिंग्स करवा के उससे फिर रली का काम करवाते हैं कपड़े के ऊपर, तो उससे वो जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ट्रेंडी टच देने के लिए आप कह सकते हैं। अच्छा, उस तरह बेसिकली होता है कि आपका आइडिया होता है कि आपको कैसा आर्टिकल डिज़ाइन करवाना है, आप वो आइडिया फिर अपने टीम मेंबर्स को बताती हैं, वो जो वहाँ पे हाउस होल्ड खवातीन जो कि काम कर रही हैं वो उन तक लेकर जाते हैं, साइड को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो आर्टिकल्स आप तक आते हैं?
जी बिल्कुल इसी तरह होता है कि पहले मेरा हम आइडिया होता है, उसको हम डिज़ाइनिंग होती है, फिर वो मैं अपनी जो हेड लेडीज़ हैं उन तक मटेरियल मैं खुद पहुंचाती हूँ। अच्छा, ठीक है, और वो फिर आगे से उन लेडीज़ के पास लेके जाती सही। हैं। अच्छा, ये जो पूरी चेन है, इस सारे प्रोसेस में कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती होगी, तो कस्टमर इतना पे करते हैं कि आपकी ये सारी जो कॉस्ट है ये भी निकल आए और आपको कुछ प्रॉफिट भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है आपने पहले मटेरियल ख़रीदना है, दूसरे सूबे में आपने ज़ाहिर है हेड कुछ हायर किए हुए हैं, फिर वो भी आगे किसी से काम करवाते होंगे, इतना बड़ा स्टॉक आपके पास आता होगा। इज़ इट प्रॉफिटेबल? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, क्योंकि लोगों में अब आ रहा है कि हम ट्रेडिशनल जो हमारी हैं, जो हमारी सकाफ़त है, उसको वो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा। तो हमारी जब जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशंस हमने की हैं तो वो कामयाब रही हैं। ज़बरदस्त। तो एग्जीबिशंस कहाँ कहाँ की, एक तो ये बात, और दूसरा ये कि कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, किस तरफ से, किस शहर से? हमारी एग्जीबिशंस तो लाहौर बेस्ड ही रही है हमेशा से। ठीक है, हमने लास्ट ईयर भी की थी, इस साल फिर से की थी एग्जीबिशंस। कोविड में थोड़ी एग्जीबिशंस कम हो गई थी तो हम ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा चले गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद से क्योंकि दोबारा ये सकाफती मेले और वगैरह शुरू हो गए हैं, उनमें हमने एग्जीबिशंस की थी। ऑनलाइन जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, डिफरेंट जगह से आते हैं, लेकिन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद ये हमारी मेन टारगेट सिटीज़ हैं। ये तीन सिटीज़ लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, यहाँ से आ रही हैं। इनिशियली किसी किस्म का चैलेंज जो आपने फेस किया हो? इनिशियली हमारा यही था कि कॉस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको कॉस्टिंग किस तरह हो सकती है, वर्कर्स तक कैसे काम पहुंचाना है हमने, क्योंकि शुरू में काफ़ी ये प्रॉब्लम्स देखने को आई थी। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हमने लेके उसको पूरा स्टडी किया कि कौन सी हमें कोरियर कंपनीज़ का सहारा ले सकते हैं, कहाँ हम उनको घर घर जा तक दे सकते हैं। ओके, और जो ख़वातीन आपके साथ अटैच, यानी मैं हेड लेडीज़ की बात नहीं कर रहा, उन वर्कर्स की बात करूँ जो घर बैठे आप लोगों को सपोर्ट ज़रा काम कर रहे हैं, जी, उनकी ज़िंदगी में किस तरह का चेंज आ रहा है आपके साथ अटैच होने के बाद? जब उनके प्रोडक्ट्स, उनके आर्टिकल्स हम देख रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, ऑर्डर्स मिलने जा रहे हैं, कुछ बेनिफिट तो उन तक पास ऑन होता है, कितना बेनिफिट पास ऑन हो रहा है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा बेहतर हो रही है? बात ये कि वो हुनर तो उनमें पहले से ही था, ठीक है, हुनर हमने उनका पॉलिश तो वो था ही उनके अंदर, ठीक है, लेकिन हम चूँकि वो हमारी कुछ कल्चरल नॉर्म्स की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना उनको नहीं आता था, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका कहना है कि अब हमें ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पहले तो जो लोकल ख़वातीन थी वो उनको दे जाती थी, लेकिन अब हमारी तो उनका एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट हो गई है, कह रही कि मंथली उनकी एक इनकम प्रॉपर बन जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली सपोर्ट कर पाती है। सही। अच्छा, आपने डिफरेंट सिटीज़ में एग्जीबिशन भी किए हैं, सबसे अच्छा जो रिस्पांस है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की सिटी से आया, और जो छोटी सिटीज़ हैं क्या आप उनको भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ज़ाहिर है लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं, चाहे वो बलोची स्टफ़ हो, सिंधी हो, बड़ी खूबसूरत पहचान होती है हमारे मुख्तलिफ सूबों की। यानी जैसे लाहौर में एग्जीबिशन तो आपने की हैं, लेकिन ज़रा बाकी जगह तो आप ऑनलाइन ही बाकी हमारा ज़्यादा ऑनलाइन ही काम है। हाँ जी, तो बाकी किसी शहर में एग्जीबिशन का प्लान है? हाँ जी, आजकल हमारा है कि इस्लामाबाद और सियालकोट में एग्जीबिशंस का इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टारगेट यही है। सियालकोट में भी है, क्योंकि वहाँ पे शहर आपने चुन लिया। हाँ, नहीं, और अच्छा, सिंधी स्टफ तो हो गया, लेकिन वो जो एक और अजरक होती है जो ब्लू कलर की होती है, आई गेस वो चोलिस्तान की होती है, तो उस पे आपने कुछ काम करने का सोचा है? वो भी बड़ा एक खूबसूरत कल्चर है हमारा। वो जो ब्लू अजरक जिसकी बात करिए वो भी हमारे पास होती है, उससे भी हमने काम करवाया है। ऑर्गेनिक जो ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं वो भी हमने साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन ऑर्गेनिक ब्लॉक प्रिंट्स को भी फिर हमने उनके किसी पे हमने थोड़ी सी शीशा लगवाया, किसी के ऊपर हमने मज़ीद थोड़ी सी रली करवाई, किसी को हमने थोड़ा ट्रेंडी स्टिच करवा के किया था। तो डिफरेंट क्राफ्ट्स को हमने, लेकिन सबको थोड़ा सा चेंज करके, जिस तरह ट्रेडिशनली तो हम देखते थे कि पूरी चादर है या इस तरह है, लेकिन अब हमने डिफरेंट क्राफ्ट्स को ही एक ड्रेस में किस तरह यूज़ करना है, इस तरह से हमने उसको ट्रेंडी टच दिया। और आपको ऐसा भी हो रहा है कि बाहर से भी कोई ऑर्डर्स आए हों, ऐसे कस्टमर्स हो के बाहर से ऑर्डर? हाँ जी, हमारे अमेरिका और सऊदीया से ज़्यादा ऑर्डर्स जो बाहर के अगर होते हैं ना, तो हाँ जी, वहाँ से ज़्यादा हमें। अच्छा, नॉर्मली जो भी आर्टिकल होता है कॉस्ट क्या होती है? मैं एवरेज पूछ रहा हूँ, और मैं इसलिए भी एवरेज कॉस्ट पूछ रहा हूँ ताकि हम ज़रा समझ भी पाएँ कि वो खातून जो घर बैठी काम कर रही है उससे कितनी बचत होती है। अगर वो इनके साथ अटैच हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा? जो हमारी एवरेज कॉस्ट जो हम सेलिंग पे जाते हैं जिस तरह, तो हमारी जो है ना मिनिमम कॉस्ट हमारी 5000 से स्टार्ट हो जाती है। एक शर्ट की, एक ड्रेस की, एक ड्रेस की, एक कंप्लीट ड्रेस की, हाँ जी, एक ड्रेस की स्टार्ट हो जाती है। उसमें फिर डिपेंड करता है कि हम उसमें थोड़ा काम ले जाते हैं, किसी में हम ब्लॉक प्रिंट ज़्यादा दे देंगे तो रली कम कर देंगे, इसलिए ताकि जो हमारी जो घर बैठी ख़वातीन हैं उन तक भी अच्छी परसेंटेज पहुंच सके। मैं वही पूछना चाहता था कितनी परसेंटेज उस खातून तक पहुंचते, बिकॉज ज़रा असल काम तो उसका है।
उस तक हमारी कम से कम 40% तक पहुंच that's very जाती nice. है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमने आपकी उनकी marketing परसेंटेज involved थोड़ी है। ज़्यादा रखी हुई है। बिल्कुल ठीक। बाकी हम जो कपड़ा वगैरह है वो फिर हम जरा होलसेल में से उठा लेते हैं, तो हमारा वो स्टॉक परचेजिंग हो जाती है। अच्छा, जो स्टॉक आप परचेज करते हैं, क्या उसके ऊपर जैसे देखिए अजरक है उसमें डिफरेंट प्रिंट्स आते हैं, डिफरेंट डिजाइन आते हैं, कलर स्कीम सेम रहती है लेकिन ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है, वो आप लोग खुद करते हैं या जो भी मटेरियल होता है उसका प्रिंट हुआ हुआ आप उठाते हैं और उसके बाद उसकी स्टिचिंग में आपका नहीं, हम अजरक भी ब्लॉक प्रिंट में खुद करवाते हैं। आप हम एक प्लेन फैब्रिक देते हैं? हाँ जी, वो हम लेते हैं, फिर उसकी हैदराबाद से और मीरपुर खास से स्पेशली तो हमारा पहले ब्लॉक प्रिंट होता है, उसके बाद उसकी कटिंग होती है और उसके बाद फिर वो रैली के लिए औरतों के पास जाए। अच्छा, तो ज़्यादा आपका जो फोकस है काम करवाने के हवाले से वो हैदराबाद और मीरपुर ख़ास ही है? जी हाँ। इसके अलावा जो शहर हैं वहाँ के घोटकी भी है और शहर में सखर, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम है, वहाँ के गाँव देहातों में भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो वहाँ तक रीच आउट करने का प्लान भी है? इंशाल्लाह। पहले हमारा हैदराबाद में भी बिल्कुल सेंट्रलाइज था, अब हम उनके आउटस्कर्ट्स को रीच कर रहे हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बाकी एरियाज को भी टच करना शुरू कर देंगे। और एक आउटलेट खोलने का प्लान भी होगा फिर? इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा एंड तो व्हाट जरूर। अबाउट क्लिनिक का क्या होगा? वो आपने प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी या इरादा है इन फ्यूचर आप उसको भी कंटिन्यू? नहीं, मैं डेंटिस्ट्री में फर्दर अब मास्टर्स भी कर रही हूँ साथ साथ। वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह मास्टर्स के बाद फिर अपनी डेंटिस्ट्री को भी साथ साथ कंटिन्यू करती रहूँगी। यानी आपका एक क्लिनिक होगा, साथ एक अच्छा सा आउटलेट होगा कि कोई दांत निकलवाने आता है तो साथ 2 जोड़े कपड़ों के भी खरीद ले। अच्छी बात है, क्यों नहीं? अच्छा ना, खवातीन वैसे ही खुश हो जाएंगी इतने अच्छे ड्रेसेस देखकर, दांतों का दर्द भी भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप कोई आखिर में मैसेज आप अगर देना चाहें बिलखुसूस उन खवातीन को, और चूँकि यू बिंग डेंटिस्ट हम देखते हैं कि हमारी बहुत सी खवातीन जो कि लड़कियाँ कह देता हूँ, जो कि MBBS करने के बाद बस गोल रोटी की तरफ ही चली जाती हैं और बिल्कुल इस तरह सोचती नहीं है कि हम कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करें, आप अपने लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें या फॉर दैट मैटर सोसाइटी के लिए करें। तो ऐसी खवातीन जो कि पढ़ने के बाद कुछ नहीं कर रही, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए यही मैसेज होगा कि देखिए आप घर बैठे भी आजकल बहुत सी फील्ड्स आ चुकी हैं, ठीक है। मेडिकल में भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा कोविड में भी रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ क्लिनिक पे जाएं या आप किसी मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएट हों, आप अपनी फील्ड्स के थ्रू भी, और अगर आप अपने फील्ड के थ्रू नहीं भी कुछ करें तो आप एजुकेटेड हैं, आप और अपनी फील्ड्स दे सकते हैं। किसी और जो पैशन है, कोई आपकी ऐसी हॉबी है, तो उसके थ्रू भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और बस जहाँ थोड़ा लगन रहे तो काम हो ही जाता है। अच्छा, जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो आपकी तरह काम करें, उनके पास कुछ काम मौजूद है और वो चाहें कि आपके प्लेटफॉर्म से उसकी कोई एग्जीबिशन हो जाए या आप उनको सपोर्ट कर दें, ऐसा कोई सिलसिला है आपके पास? हाँ जी, एग्जीबिशन जब हम अपनी करते हैं ना, तो फिर हमें अगर कोई एंटरप्रेन्योर अप्रोच करता है तो हम उसको ज़रूर इनवाइट करते हैं कि आप आएँ हमारे स्टॉल पे, बेशक आएँ हमारे साथ, आप काम करके देखें ताकि आपको भी तजर्बा हो और फिर वो आप फर्दर अपने काम में यूज़ कर सकें उसको। अच्छा, वैसे कोई टिप्स भी होती हैं, कोई अगर स्टार्ट करना चाह रहा है, एक खातून है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रही है, कोई स्किल हो सकता है कोई स्किल ना हो उसके पास, वो किसी का स्किल पॉलिश भी नहीं कर सकती लेकिन वो एक चैनल प्रोवाइड कर सकती है, मार्केटिंग कर सकती है, शोकेस कर सकती है उसके टैलेंट को, ऐसी खवातीन के लिए क्या टिप्स हैं? डू वी हैव दोज अपॉर्चुनिटीज़? ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसमें खातून बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट करे? जी बिल्कुल, जिस तरह अब हमारा अपना जो सेटअप है, इसमें हमारे पास मार्केटिंग की अलग खवातीन मौजूद हैं, ठीक है, वो भी अपने घर से ही बैठ के लेकिन हमारा ही प्रोडक्ट को मार्केट कर रही हैं, हमारी प्रोडक्ट्स की जो एड्स वगैरह हैं वो सारी वो चलाती हैं। तो जो ज़ीरो से स्टार्ट अगर आपने करना है तो सबसे पहले यही मैं कहूँगी कि आप अपनी स्किल को देखें, उसके बाद मार्केट सर्वे लाजमी करें, ठीक है। डिमांड किस चीज़ की है? कि डिमांड किस चीज़ की है, बिल्कुल ऑनलाइन सर्विस करें आप। अगर आपके पास ऑनलाइन कोई भी स्किल है तो उसकी फ्रीलांसिंग जिस तरह मौजूद है, तो ऑनलाइन बहुत सारे मौके मौजूद हैं जो घर बैठे खवातीन कर लगन होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, साथ मौजूद थी आप और इनकी थोड़ी सी हमने सुनी, और ज़ाहिर है जो उनका काम है अल्लाह उसको और तरक्की दे और वसअत दे, और इस तरह से हमारी जितनी, मैं सिर्फ ख़वातीन का फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम ये देखते हैं केसेस के ख़वातीन पढ़ने लिखने के बाद इतनी स्किल्स होने के बावजूद भी किसी वजह से ज़रा कुछ डोमेस्टिक इशूज़ भी होते हैं, समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़रा सबसे पहले बच्चे हैं, फैमिली है, उनको टाइम देना है, घर देखना है, उसके बाद फिर आप मैनेज करते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत से ख़वातीन हैं जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज से मैनेज करें अपने घर को भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी, और हमें अब बिल्कुल उन चीज़ों को साइड पे रखना चाहिए। नहीं जी खातून है तो बस घर देखे, नहीं भाई, वो खातून है, वो चलाई माशरा। मैं आपकी बातों से ना एक लफ्ज़ जो मेरे जहन में बहुत देर से घूम रहा है वो था गोल रोटी। आपको पता है अब बात गोल रोटी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब सुगड़ खातून वो होती है जिसको अच्छी बिरयानी बनानी आती है, जिसको अच्छा चाइनीज़ बनाना आता है,
वो उसको समझा जाता है कि भाई इसको घर के सारे काम आते हैं। तो वो ख़वातीन जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफेशन को आगे लेके नहीं चल सकती, वो जनाब चाइनीज़ बनाने पे लग जाती हैं, घर पे पिज़्ज़ा बन रहा होता है और पता नहीं नूडल्स और स्पैगेटीज के, मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं। क्या पता कभी आपको खाने का शर्फ हासिल होगा ज़रूर, जिस दिन मैं बना के लाऊंगी। जिस दिन वो दिन कब आएगा? वो दिन तब आएगा जब एक छुट्टी के बाद मैं, जैसे आज मंडे है ना, ऐसे किसी मंडे को आपकी भी ईद हो जाएगी, आपको सलमा के हाथ का खाना जनाब मिलेगा बना हुआ। बस सब लोग लिख लो मंडे, अगले मंडे हम पूछेंगे। अगर मंडे को खाना है तो डंडे पढ़ेंगे नहीं, ऐसे कोई चक्कर नहीं है, हम बिल्कुल वायलेंस पे एतबार नहीं रखते हैं। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक में शुएब ने कुछ कार्डियो किया जो कि लाइव नहीं हो सकता। हम यही सोच रहे थे कि एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और एक्सरसाइज में कार्डियो का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हंसने की वजह कुछ और है, उसका ताल्लुक कार्डियो से नहीं है। नहीं तो कार्डियो भी होता है वो भी। देखिए, आप डांस करें तो भी एक तरह का कार्डियो, लेकिन जो असल कार्डियो होता है जिसका ताल्लुक एक्सरसाइज से है, वो आपकी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए और इवन वेट लॉस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिकमेंडेशन क्या होती है हर बंदे के वेट और बॉडी के हिसाब से, उसकी बात अलहदा करेंगे किसी दिन प्रोग्राम में, लेकिन स्पेसिफिकली कार्डियो आपको किस तरह से करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इसमें फॉल करती हैं, इसके लिए हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर करते हैं। आज के इस हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे कार्डियो एक्सरसाइजेस की, जिससे मुतालिक हम ये सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं कि जिम में जाते हैं तो कार्डियो रूम अलग से जरूर बना होता है। इसलिए आज एक जिम के कार्डियो रूम में आ चुका हूं मैं, और आज हम बात करेंगे ट्रेडमिल की भी, बात हम करेंगे साइकिल की भी, बात हम करेंगे स्टेयर्स की भी, बात हम करेंगे इलेप्टिकल की भी, कौन सी मशीन किस तरह से इस्तेमाल करनी है, एंड एट द सेम टाइम ऑल्टरनेट क्या है। हमेशा बात करते हैं ऑल्टरनेट की कि अगर जिम नहीं जा सकते, ट्रेडमिल नहीं है आपके पास, तो फिर आपने करना है क्या। लेकिन तरीक़ेकार पर बात होनी बहुत अहम है, किस तरीके से करना है। हर काम का एक सलीका है, इसीलिए ट्रेडमिल का तरीका सलीका क्या है, इस पर बात करेंगे। अवैस खान आफरीदी साथ फिर मौजूद हैं इस सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या फेवरेट रूम ये कार्डियो रूम है? देखिए, मेरा फेवरेट रूम बेसिकली कार्डियो भी है, जिम भी है, वेयरएवर आई एम एक्सर्टिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटी आ रही है, दैट इज माय फेवरेट अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। आप मुझे बताएं कि जब कार्डियो रूम में आप आते हैं तो क्या आप स्टार्ट अपना कार्डियो से करते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, या कार्डियो दिन के किस हिस्से में करते हैं? शोएब, देखिए, कार्डियो को पहले हम रिलेट करते थे, व्हाई डू वी कॉल इट कार्डियो। कार्डियो मींस कार्डियक दिल के साथ है, हर वो एक्सरसाइज जिसको करके आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, दैट एक्सरसाइज इज नोन एज कार्डियो। राइट। अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे उतर रहे हो, उससे आपका कार्डियो एक्सरसाइज इंक्लूड होगी, बिकॉज आपका हार्ट रेट अप एंड डाउन हो रहा है। प्राइमरीली व्हेन वी आर कमिंग टू द जिम, तो जिम के अंदर हमारे पास ये कार्डियो रूम है, इस रूम के अंदर हमारे पास ट्रेडमिल्स हैं, हमारे पास बाइसाइकिल है, हमारे पास एलिप्टिकल है, हमारे पास स्पिनर है, हमारे पास स्टेयर्स है। इन सारी एक्सरसाइजेस को करके ऑटोमेटिकली एट सर्टेन पॉइंट आफ्टर 4-5 मिनट्स वी विल फील लाइक कि हमें स्वेटिंग हो रही है, दैट मींस कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। ओके। तो बेसिकली इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, इसके कुछ तरीकाकार होते हैं, बिकॉज हर एक चीज के यूज करने का एक पैटर्न होता है। लेकिन हमारा तरीका तो ये है कि हम जब जाते हैं ट्रेडमिल पर, बस फौरन से हमने स्टार्ट की रनिंग, जब थक गए तो रोक दी। एग्जैक्टली। सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपने लाइफ में जब ट्रेडमिल किया है, तो क्या ट्रेडमिल के ऊपर इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, और अपने व्यूअर से भी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कितने मिनट में आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है? इतना मुश्किल सवाल ही तुमने कभी नोट ही नहीं किया। बिल्कुल, ये हम नोट इसलिए नहीं करते बिकॉज आज तक कभी इस तरफ हमारा ध्यान नहीं किया। ये नॉट ऑन ट्रेडमिल, हम जनरली भी अगर पार्क में जाएं, ट्रैक पे, हम नहीं नोट करते। देखिए, हम लोगों को हर चीज को क्वांटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कमिंग टू मी एज अ क्लाइंट और मैं आपको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, आफ्टर लाइक अ मंथ और 2 अ फ्रेंड ऑफ यू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप अवैस के साथ ट्रेन कर रहे हो, तो आप में इंप्रूवमेंट क्या है, तो आप उसको अगर नंबर्स के ऊपर क्वांटिफाई कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी एक्यूरेट। जैसे आप आए थे मेरे पास, आप 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर कर रहे थे, ठीक है, अब आप 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर कर रहे हो, तो आप ये एफिशिएंसी मार्जिन बता सकते हो कि जब मैंने ट्रेडमिल स्टार्ट की थी तो माय किलोमीटर वाज 20 मिनट्स अ किलोमीटर, ठीक है, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद वी आर डूइंग 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आज आप लोगों को तरीका बताऊंगा, स्टार्टिंग ऑफ विद द ट्रेडमिल। आ चुके हैं ट्रेडमिल पर। ट्रेडमिल यूज करने की साइंस से क्या समझते हैं, कौन से बेसिक मिस्टेक
मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं घर में ट्रेडमिल करने वालों के लिए, बड़ा अहम है ये सेगमेंट। अवैस भी प्लीज़ ज़रा समझाएं इसको। थैंक यू शुएब। इनिशियली आई वुड लाइक कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताऊं। ट्रेडमिल यूज़ करने के जो प्रोसेस है बेसिकली विच आई रिकमेंड टू माय क्लाइंट्स या अपने दोस्तों को जो मैं बताता हूँ वो ये 5 स्टेप्स से आप स्टार्ट करें। इवेंचुअली क्या होता है कि जब हम जिम में जाते हैं और जाते साथ हम लोग ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं तो हम 2-3 मिनट की वॉक करने साथ फ़ौरन अपने मैक्सिमम लेवल्स जो एनर्जी के हैं उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और वापस 1-1.5 मिनट के बाद वापस ड्रॉप ऑफ करके हम नीचे आ जाते हैं। इस स्केल को बनाने के लिए अपने माइंड में आप लोगों ने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ शुड बी लाइक 5 स्टेप प्रोसेस इन स्टार्टिंग फ्रॉम योर वॉक। वॉक के बाद आप जाओगे ब्रिस्ट वॉक पे। ब्रिस्ट वॉक इज बिटवीन जॉगिंग एंड वॉक। जब आप तेज कदमों से चल रहे होते हो तो दैट इज ब्रिस्ट वॉक। ब्रिस्ट वॉक के बाद जो 3rd स्टेप होगा वो होगा आपका जॉग। जॉगिंग के अंदर आप हल्की स्टेप्स निकालना शुरू करते हो और आप अपने बॉडी को एक सिग्नल मैसेज दे रहे हो कि अभी हम लोगों ने एक फिजिकल फिटनेस और एक एंड्योरेंस टेस्ट हमने अपना चेक करना है, तो आप जॉग करते हो। जॉग करने के बाद आप 4th स्टेप पे रनिंग करते हो और रनिंग करने के बाद आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन योर स्टैमिना आप स्प्रिंट करते हो। ठीक है। अब होता क्या है जो बिगेस्ट मिस्टेक विच यू यूजुअली डू, हम स्प्रिंट से डायरेक्ट फौरन जंप करके वॉक पे आ जाते हैं। तो जिस 5 स्टेप्स में मैं चढ़ा रहा हूँ इसी 5 स्टेप्स में मैंने डिक्लाइन भी करना है। सो मैं जब स्प्रिंट करूंगा, स्प्रिंट के बाद फौरन रनिंग पे आऊंगा, रनिंग के बाद फौरन जॉग पे आऊंगा, जॉग के बाद फौरन से मैं ब्रिस्ट वॉक पे आऊंगा एंड देन एंड ऑन माय वॉक। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं ताकि आप लोग यूज करें। आप लोग जब भी ट्रेडमिल को यूज करें इस साइंस को अप्लाई करें एंड आप लोग इसके रिजल्ट्स को कंपेयर करें अपने उससे। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आप एक लॉन्गर पीरियड के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सकेंगे ऑन दिस ट्रेडमिल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप लोगों के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि एक मोनोटनी जब आप फॉलो करोगे तो आप ओवर पीरियड आपको समझ आ जाएगी कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद द ट्रेडमिल तो मैंने 11 मिनट में 1 किलोमीटर किया था। ठीक है। जब मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया तो अब मैं 3 मिनट 3.5 मिनट के अंदर अपना 1 किलोमीटर कर लेता हूँ। ठीक है। वो इसी वजह से क्योंकि आई एम फॉलोइंग अ प्रोग्राम। तो करके दिखा देते हैं ताकि व्यूअर्स को हेल्प आउट मिले। सो आई मस्ट गिव अ डेमो। ठीक हो गया। चल एंड दैट एंड्स विद अ वॉक। चलें अवैस भाई, ज़बरदस्त से चारों तरीके का तो हम समझ पाए। अब आ जाते हैं एलिप्टिकल पे। बिल्कुल रेस्ट का हम टाइम नहीं दे रहे अवैस भाई को, लेकिन एलिप्टिकल समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि आप मुझे एलिप्टिकल समझाएं अवैस भाई, ये मैं जानना भी चाहूँगा कि दोस्त हु डोंट हैव अ ट्रेडमिल उनके पास ऑप्शन क्या है? सड़क पर रनिंग करना, पार्क का ट्रैक फाइंड करना, क्या? देखिए अल्टरनेटिव ऑप्शन इसके पास हमारे पास वेरियस है। यू जस्ट नीड टू वॉक ऑन। ठीक है। मैं अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को ये बात बोलता हूँ कि आप अगर आप पार्क में नहीं जा सकते, आपकी एसेस नहीं है, तो आप छत पे कर सकते हो। ठीक है। आप वॉक अपनी स्ट्रीट में कर सकते हो। ठीक है। कमरे में आपने कर ले, कमरे में आप कर लो, क्योंकि कमरे में यूजुअली क्या होता है बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। ठीक है। तो बोरियत का दूर करने के लिए आप अगर स्ट्रीट 2 में रहते हो तो आप स्ट्रीट 2 से होते हुए स्ट्रीट 3 चले जाओ। ठीक है। या आप किसी मरकज करीब में चले जाओ। तो यू कैन वॉक, बट द थिंग इज के मैंडेटरी है कि जिस पैटर्न से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को करके बताया उसी तरीके से आपने करना है। फीमेल्स के लिए वॉक, ब्रिस्ट वॉक और जॉग मैं बताता हूँ, क्योंकि रनिंग और जो स्प्रिंट है दैट इज नॉट बेसिकली अलाउड। वो एथलीट्स के लिए या यंगस्टर्स के लिए या वो जिनका बॉडी फैट जो परसेंटेज है वो कम है, तो वो उनके लिए रिकमेंडेशन है। कमिंग बैक टू दिस मशीन, माय फेवरेट। आपकी फेवरेट क्यों है वैसे ये? दिस इज माय फेवरेट बिकॉज इस एलिप्टिकल में इज कंसिडर्ड टू बी ए मोशन जिसमें मेरा हेड टू टो हर एक बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। स्टार्टिंग ऑफ विद द आर्म्स, मेरे आर्म्स आ रहे हैं, मेरी चेस्ट आ रही है, मेरी बैक आ रही है, मेरा कोर आ रहा है, मेरे हिप्स आ रहे हैं, मेरे लेग्स आ रहे हैं, मेरे फ्रंट को क्वाड्स बोलते हैं, मेरे क्वाड्स आ रहे हैं, मेरे ग्लूट्स आ रहे हैं, हिप्स आ रहे हैं, मेरे हैमस्ट्रिंग्स आ रहे हैं, मेरे काफ्स आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट एक्सरसाइज। इसको यूज करने में जो हम यूजुअली प्राइमरीली जो मैं आपको बताऊंगा इस फंक्शन में वो ये है कि आपने स्टार्ट करना है लो लेवल से, स्लोली ग्रेजुअली एलिप्टिकल के लेवल्स इंक्रीज करने हैं। वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जो जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि थ्रस्ट हम लोग अपनी टोज से देते हैं, अपने पंजों से देते हैं। ठीक है। ये बहुत प्रॉब्लम है कि जब आप एलिप्टिकल कर रहे होते हैं, व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस टाइम आप लोग एलिप्टिकल कर रहे होते हैं तो आप लोग अपनी हील से, अपनी एड़ी से थ्रस्ट निकालोगे। ठीक है। नॉट फ्रॉम योर टोज। तो मैं करके आप लोगों को अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ, सो दैट कैन हेल्प यू। वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर मी, दैट इज व्हाई हम इसको जरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते हैं।
चले अवैस भाई आ चुके हैं एलिप्टिकल पे, जो कि उनकी फेवरेट मशीन, और उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि ही इज नहीं उठानी। आई थिंक दैट इज हाउ ही इज डूइंग। बेसिकली आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ओके, हमारी ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती है, सबकॉन्शियस एफर्ट होती है कि जब हम एलिप्टिकल के ऊपर आते हैं तो हमारे स्टेप में यहाँ से जब हम आगे आ रहे होते हैं तो हमारी हील उठ जाती है। बिल्कुल ठीक है। और हम थ्रस्ट देते हैं अपनी टोस से। ठीक है, ये नहीं देना, ये नहीं देना। आपने कोशिश करनी है बाहर आके आपके हिप्स, आपके बैक लेग, आपके हैमस्ट्रिंग और आपकी काफ ये अटैच रहे, ये इस पैडल के ऊपर रहे। ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस। ओके, यू कैन फील कि मैं जब प्रॉपर एंगल के साथ आ रहा हूँ तो मेरी बैक बॉडी, मेरे हिप्स, मेरे काफ्स, ये सब एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, रादर देन गलत करने में ये। ओके, अच्छा आपने कहा हेड टू टो, इसका मतलब पूरी बॉडी टोनिंग। देखिए मैं आपको अभी करके बताता हूँ। देखिए जब मेरा बाजू मूव हो रहा है जस्ट लाइक दैट, ये देखिए मेरा आर्म, मेरा बाय, मेरा ट्राई, मेरा शोल्डर, पेक्टोरियल मसल, मेरा पूरा टोर्सो, मेरा पूरा बैक, मेरा पूरा कोर, मेरी सारे मसल्स इसमें एंगेज हो रहे हैं। तो ये बेस्ट है अगर आप किसी भी एक्सरसाइज से पहले करना चाहते हो। आप मेरे ओके, तो दैट इज समथिंग जिससे आपने स्टार्ट करना है। लेवल ये एक तरह से आपकी स्ट्रेचिंग भी है। देखिए ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेज करता है, आपको ऑटोमेटिकली हेड टू टो यू विल गेट वार्म अप। अभी अगर आपने किसी किस्म की एक्सरसाइज करनी है तो आफ्टर दिस यू विल बी रेडी टू गो टू द जिम। तो मैं यूजुअली जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम की तरफ आते हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि पोस्ट वर्कआउट, अपने वर्कआउट के बाद कार्डियो करें। और वो लोग जो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जिनका मेन गोल है कि उन्होंने मसल्स बनाने हैं, बिल्ड करना है, तो एक बहुत बड़ी मिथ है जो सुनने को मिलती है कि ट्रेडमिल, इलेप्टिकल साइकिल, कार्डियो करने से तो वेट मसल जो मैस है वो लो हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट लाइक यू जस्ट नीड टू वार्म अप योरसेल्फ। ठीक है। और आप अपने कार्डियो रूम में अगर 10 से 15 मिनट स्पेंड करते हो प्री जिम, तो आप इस पोजीशन में हो जाओगे कि आप अपनी इंजरीज और जिस किस्म की भी आपको इश्यूज हैं, किसी किस्म की मेजर इंजरीज, उससे आप सेव कर लोगे अपने आप को। ठीक है। आई रिकमेंड पर्सनली कि आप ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट कार्डियो रूम में स्पेंड करें। ठीक है। फॉलोड बाय फिर अपनी एक्सरसाइजेस। अब हम कार्डियो रूम की आखिरी मशीन की तरफ है। उस मशीन का यूं ही चर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए कहा जाता है कि साइकिल खरीदें, फिट भी रहेंगे, पैसों की बचत भी होगी। फिट कैसे रहना है, साइकिलिंग कैसे करनी है, उसके लिए हम आ चुके हैं साइकिल के पास और अवैस भी इज डूइंग साइकिलिंग। अवैस भाई, अब साइकिल की भी कुछ साइंस है, ये तो बस सिंपल है, बस आप साइकिल। देखिए साइकिल का सबसे बेस्ट बेनिफिट हमारे पास ये है कि इसका अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। वी कैन गो टू द मार्केट एंड बाय किसी किस्म की भी साइकिल आप। एंड एट दिस टाइम वी शुड बाय इट बिकॉज़ पेट्रोल इज वेरी एक्सपेंसिव। यस। तो अच्छा, साइकिल का ये है कि हम लोग यूजुअली बैंड हो जाते हैं, कमर का आर्च बना लेते हैं, तो अब बैक शुड बी वेरी स्ट्रेट। ओके, अगर आप कर रहे हो, इफ यू कैन नॉट होल्ड इट। अच्छा, वो कुछ बाइक्स होती ही ऐसे कि उसमें आप झुक जाते हो। देखिए जिसमें आप झुक रहे होते हो तो उसमें आपका कोर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है कि जिस टाइम आप एक लंबे पीरियड के लिए आप बाइसाइकिल कर रहे हो तो उसमें आपकी जो स्ट्रेंथ और एनर्जी होती है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, लॉक हो जाती है स्टेमिना। तो जो मैराथन होती है या लॉन्ग डिस्टेंस बाइसाइकिल्स होती हैं उसमें हम ऊपर आ जाते हैं और हम लोग इजी होके अपनी कोर को भी इंगेज कर लेते हैं। ठीक है। और हम लोग बड़े आसानी से एक लंबे डिस्टेंस को कवर करने में कामयाब होते हैं। ठीक है। बिकॉज इस तरह रह के वी कैन नॉट बाइक फॉर लाइक लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके। सो ये जो आप बैंड ओवर की बात कर रहे हो उसमें हमने अपने जिस तरह हमने प्लैंक पोजीशन में जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में कि हमने प्लैंक करते हुए अपने कोर को टाइट रखना है, इसी तरह आप अपने कोर को टाइट करके ठीक है थ्रस्ट लगा सकते हो। सो इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और हमारी बॉडी एक कंपोज्ड पोजीशन के अंदर रहेगी। ज़्यादा थाइज इन्वॉल्व होती हैं। देखिए ये बेसिकली मूवमेंट हमारी हिप जॉइंट से लेके टिप टो तक जो है सारी की सारी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। ओके। लेकिन जो थ्रस्ट अभी मैंने जिस तरह कोर इन्वॉल्व किया हुआ है तो आई कैन फील द बर्न ऑल ओवर माई कोर। मेरे अपर बॉडी भी इसकी वजह से इंगेज हुई हुई है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखता हूँ, कीपिंग माई बैक स्ट्रेट, तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लोअर लेग को करूँ। अभी मैंने कोर को भी इंगेज नहीं किया। ठीक है। इफ़ यू वांट कि आप एक ही एक्सरसाइज में दो फायदे लें जिसको कंपाउंड मोशंस बोलते हैं, तो अब इसमें कंपाउंड 2 और 2 मोर देन 2 मसल्स इंगेज करने हैं, तो आप बैंड ओवर कर लें। ज़्यादातर खवातीन क्योंकि एशियन वुमेन की जब हम बात करें लोअर आपकी थोड़ी सी ब्रॉड होती है तो उनको साइकिल वैसे भी रिकमेंड की जाती है। बिल्कुल साइकिल रिकमेंड की जाती है बिकॉज ये मोशन जो ऑटोमेटिकली टोन अप कर देते हैं आपके, चाहे ग्लूट्स की बात आप करो या हैमस्ट्रिंग्स की बात करो या आप अपने क्वाड्रिसेप्स की बात करो। ठीक है। इट विल हेल्प यू टू टोन अप योर बॉडी। और इवेंचुअली शोएब, मैं जिस तरह आपसे ब्रेक में बात कर रहा था कि हम लोगों ने एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल के तौर पे लेना है। कोई स्पॉट फैट रिड्यूस करने की कोई मिथ नहीं है। जैसे आप मुझे बोल रहे हो मेरा फीमेल्स हैं जिनकी लोअर थाई, जिन फीमेल्स की आप लोअर थाई की बात कर रहे हो, क्या उनका लोअर टमी वहाँ पे स्टबन फैट नहीं है? बिल्कुल है।
क्या उनके डबल चिन नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनके आर्म्स और उनके बैक स्टबन फैट नहीं है? बिल्कुल है। तो एक्यूमुलेटेड फैट आपकी पूरी बॉडी में होता है। ठीक है। सो इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। अगर कोई ट्रेनर या कोई भी बंदा आपसे ये कमिट कर रहा है कि शुएब भाई मैं आपका पेट कम कर दूंगा, तो टारगेटेड पेट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ओवरऑल पूरी बॉडी पे इंपैक्ट आपके बाजू, आपके शोल्डर, आपका चेस्ट, आपकी बैक, आपके हिप्स, आपका एक एक मसल अपना फैट परसेंटेज होगी। और साइंस इसके पीछे सिर्फ यही है कि आपने कैलोरी डेफिसिट पे आना है। बिल्कुल ठीक जब आप कैलोरी कंट्रोल डाइट करते हो, जैसे कि ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कहते हैं बॉडीज आर मेड इन द किचन, दैट मींस कि आप कैलोरी डेफिसिट पे आए तो ऑटोमेटिकली आपका डबल चेन से लेके पांव तक के शिन तक सारा का सारा फैट कट डाउन होगा। जबरदस्त। सो इट्स अ वेरी गुड इफेक्टिव एक्सरसाइज व्हिच वी कैन डू यूजुअली। पार्क में कर सकते हो, बाहर अपने स्ट्रीट में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि कार्डियो रूम में है ये, इसलिए मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अगर जिम में आप आए तो क्या आपने प्री वर्कआउट करनी है साइकिलिंग या पोस्ट वर्कआउट? देखिए, जिस तरह पहले हम लोगों ने बात की उसी में किया है कि ये प्री और पोस्ट बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके बॉडी गोल्स के ऊपर। व्हाट आर योर गोल्स? जिस तरह आप हैं तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज में अपने एनर्जी बर्न करने की ऐसी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन योर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट। ठीक है। तो आपका मेन फोकस और गोल वेट लॉस नहीं है, आपका मेन फोकस है मसल बिल्डिंग। तो लीन मसल बिल्ड करना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक्सरसाइज से पहले थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को वार्म अप करें। जैसे यू कैन सी माई स्वेट। So I am in a position where I can go directly to the gym, हल्के फुल्के से स्ट्रेचेस करके मैं अपनी एक्सरसाइज जो भी है, चेस्ट डे है, लेग्स डे है, बाइसेप्स डे है, ट्राई, मैं उसे कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप फैट लॉस की बात कर रहे हो तो उन लोगों के लिए यही है कि वेट ट्रेनिंग करने के बाद वो आके फिर कार्डियो रूम के अंदर अपनी जितनी रही सी एनर्जी है उसको कंज्यूम करें टू गेट बेटर रिजल्ट्स। जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच अवैस भाई फॉर टुडे। आज का सेगमेंट खत्म हुआ, वापस चलते हैं स्टूडियो इस कार्डियो रूम से, सुबह पाकिस्तान के स्टूडियो। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी है और ये दरखास्त फारूक एच नाइक के जरिए दायर की गई है। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब रूलिंग केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से खबर है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस और इससे मुतालिक अपडेट यह है कि पीपल्स पार्टी ने फरीक बनने की दरखास्त दायर की है। फारूक एच नाइक के जरिए दरखास्त दायर की गई है। अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी है और ये दरखास्त फारूक एच नाइक सीनियर वकील हैं उनके जरिए दायर की गई है। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की। पॉलिटिकल हैपनिंग इस वक्त जारी है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा नाम बना रहे हैं शुएब। बिल्कुल ऐसे ही है और एक ऐसे स्टूडेंट का आज हम जिक्र करेंगे और दयार गैर में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रही हैं। उनकी बात करते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ पेरेंट्स का, फैमिली का, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, नाम बुलंद किया है। कनाडा से इनका ताल्लुक है और में इन्होंने किया है टॉप। गवर्नर जनरल एकेडमिक मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से मजीद 6 अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स भी हासिल कर ली हैं। तो ज़रा इनकी कामयाबी का राज भी जानते हैं, वहाँ की रूटीन से मुतालिक भी बात करते हैं, कनाडा में रहते हुए FSC इसकी बात भी करेंगे। फरवा जफर ने वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन किया। फरवा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फरवा, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम सुबह पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन ऑफ कोर्स। थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे, टॉप तो किया, मार्क्स कितने लिए? 97%। 97%। वाओ, जबरदस्त, बहुत मुबारक हो आपको फरवा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप पढ़ने के अलावा क्या करती होंगी? आप तो सिर्फ पढ़ती होंगी, इतने सारे मेडल्स, स्कॉलरशिप्स और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ आई लव टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आई लव टू बेक, आई लव टू कुक, पेंटिंग का भी मुझे बहुत शौक है, तो ऐसी कुछ चीजें। अच्छा फरवा, तो क्या पाकिस्तानी स्कूल है जहाँ से आप पढ़ रही थी, पाकिस्तानी कॉलेज था जहाँ से आप पढ़ रही थी, लाइक FSC? नो, सो मैं एक्चुअली टोरंटो में एक स्कूल है, उसका नाम सेंट्रल टोरंटो अकेडमी है, मैं वहाँ से मैंने FSC की है। अच्छा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि मैं समझ रहा था कि शायद दूसरे मुल्कों में FSC नहीं होती, वहाँ पे वो वहाँ पे कुछ और होता होगा ना? क्या O levels A levels बस होता होगा वहाँ पे, इधर पे
इधर पे ग्रेड्स होते हैं, सो यहाँ पे उसको ग्रेड 12 कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो FSC के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो अब ये जो टोरंटो यूनिवर्सिटी से आपने 6 अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स लिए हैं, ये क्या है? बिकॉज FSC एंड हम बात यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स की कर रहे हैं। सो जब मैं पॉल में जाऊंगी टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड वहाँ से मुझे $20,000 की स्कॉलरशिप मिली है। ठीक, अच्छा फरवा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपके प्लान्स क्या हैं? अभी तो ये पहला मरहला है, अभी तो आपने FSC से आगे कदम रखा है, प्लान्स क्या हैं? हमारे यहाँ तो बच्चों का यही एम होता है कि जी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एंकर बनेंगे, यस। तो मैं ऑनेस्टली अपनी बहनों को फॉलो करना चाहती हूँ, वो दोनों भी डॉक्टर्स हैं एंड they've always been like a very big role model for me, so maybe probably उसी path पे जाना चाहूँगी। वेरी नाइस। और शुएब, आप इस बात के बाद तो मुझे बाबा जी मान ही लें, क्योंकि मेरी अक्सर प्रेडिक्शंस ठीक साबित हो जाती हैं। बिल्कुल जी, मान लेते हैं बाबा जी। आइंदा से हम आपसे यही पूछा करेंगे कि जरा बताएं प्रेडिक्शन क्या है। अच्छा फरवा, थोड़ा सा जानना चाहता है आपकी रूटीन पढ़ाई की वैसे क्या रही वहाँ पर दिन भर की? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे आपकी रूटीन, आपकी स्टडी रूटीन क्या रही? एक होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ होते हैं वो इंटेलिजेंट इतने होते हैं, स्मार्ट इतने होते हैं कि एक बार पढ़ा याद हो गया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड दैट्स इट। तो आप किस कैटेगरी में आ रही हैं? ऑनेस्टली आई थिंक मैं मिडिल में होंगी। बहुत सारा हार्ड वर्क भी था, बहुत सारी कभी कभी एग्जाम से पहले लेट नाइट स्टडीइंग, लेकिन कभी कभी जस्ट देख के भी याद हो जाता था, सो मिक्स ही था। लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर लाइक बहुत हार्ड वर्क होना पड़ता है एंड अल्लाह ताला की भी बहुत हेल्प है। माय फादर हैज ऑलवेज टॉट मी कि किसी भी एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले हमेशा दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, एंड एवर सिंस चाइल्डहुड दैट्स जस्ट माय हैबिट, सो आई थिंक उसकी भी ऑब्वियसली बहुत बरकत हुई है। फरवा, हर एग्जाम से पहले जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कोई भी पूछता है तो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं नहीं मेरी कोई तैयारी नहीं है। आप कॉन्फिडेंट होती हैं हर एग्जाम से पहले? आपको पता होता है कि भाई मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैंने तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सब आता है मुझे? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा टेंस्ड होती हूँ, मुझे हमेशा होता है कि ये भूल गया है, वो भूल गया है, सो मैं बिल्कुल पैनिक होती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं हमेशा कि तुम ठीक होगी, डोंट वरी, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे क्या आप जानती हैं कि ये जो FSC में आपने टॉप किया, इतने अच्छे मार्क्स लिए, टोटल कितने बच्चे वहाँ से अपीयर हुए थे? नहीं, टोटल नहीं मैं जानती। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड से होता है ना, सो मुझे लाइक नंबर एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन ये आपने जो टॉप किया, ये आपके सिर्फ अपने इलाके में नहीं, ये ओवरऑल है? जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? उनकी बेटी मेडल्स ले रही है, उनकी बेटी ने अवार्ड लिया है, तो कितने एक्साइटेड थे वो? उनका रिएक्शन क्या था? वो तो ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड थे। वो बहुत खुश थे कि हमेशा देखते थे, स्पेशली माय मॉम टू, वो हमेशा देखती थी मैं लेट नाइट पढ़ रही थी, सो सब बहुत खुश थे कि फाइनली जो है कोई रिवॉर्ड मिला है सब मेहनत का। अच्छा, नॉर्मली जब बच्चे लायक होते हैं तो माँ बाप में से कोई एक होता है जो क्रेडिट लेता है कि नहीं मैंने इसको ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी वजह से ना इसने पोजीशन ली है। आपके पेरेंट्स में ये वाली छोटी सी लड़ाई हुई, नोक-झोंक हुई कि मेरी वजह से फादर ने कहा नहीं मेरी वजह से? नहीं, आई थिंक लाइक मेरी पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स, हमेशा सब ने बहुत सपोर्ट, बहुत गाइडेंस दी है मुझे कि किस तरह फॉलो करना है, किस तरह जो है स्टडी करना है। सो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतनी सारी गाइडेंस मिली है फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट रिसोर्सेज। ज़बरदस्त। और ये जो मेहनत आपने की, ये आपने वाकई टॉप करने के लिए की? यानी आप जो तैयारी कर रही थी ये सोच के साथ कर रही थी कि आप टॉप करेंगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं सेरेमनी पे गई थी एंड आई हैड नो आइडिया, लाइक मुझे उन्होंने बताया भी नहीं था एंड आई वाज सो शॉक्ड जब मैं स्टेज पे गई, लाइक मुझे तो पता भी नहीं था। ओके।
जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया फरवा जफर, आप वीडियो लिंक से मिल रही थी और बड़ी जबरदस्त बात है, हमारे स्टूडेंट्स नाम बना रहे हैं। हम किस किस की कामयाबियों का जिक्र करें, मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, कोई ना कोई ऐसा नाम होता है जो पाकिस्तान का नाम दुनिया के किसी ना किसी कोने में रोशन कर रहा होता है, और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतने लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में, कोई तालीम में, कोई खेल में, कोई किसी और शोबे में, सेहत के शोबे में, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं, और हमें ये बात कितनी खुशी देती है इसका अंदाजा मेरी और शेब की बातों से आपको होता ही होगा। और यू नेवर नो, किसी दिन ऐसा हो कि हम न्यूयॉर्क जाएं, टाइम स्क्वायर पे हम सलमा की तस्वीर देखें किसी भी वजह से। हाँ, और मैं परेशान हो चुकी है, मेरे इश्तिहार लग गई है, क्या हुआ है? इश्तिहार ही नहीं, आप इश्तिहार लगे। हमारे यहाँ यही होता है, जब किसी पिक्चर बाहर होती है तो बड़े कंसर्न की बात होती है, लेकिन कुछ ममालिक में ये खुशी की बात भी होती है कि अगर आपकी तस्वीर किसी ऐसी जगह पे लगी है जो बहुत फेमस हो, लेट सपोज आप कहें कि मीनार पाकिस्तान पे सलमा की तस्वीर लगी है, तो पहले तो मैं परेशान हो जाऊंगी, है मेरी तस्वीर क्यों लगी है। उसके बाद मुझे रियलाइज होगा कि नहीं, कोई बंदा जब नाम बना रहा होता है किसी चीज पे तो उसकी तस्वीर लग जाती होती है। बिल्कुल ऐसे ही जी, अल्लाह करे कि जो कोशिश करे ना कि अच्छा कोई अवार्ड मिले, कोई इस तरह अप्रिसिएशन मिले, उन सब के रास्ते आसान हो जाए। चले बढ़ते हैं आगे। और आज दुनिया भर में डूबने वालों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ड्राउनिंग डे की हम बात कर रहे हैं, और इस दिन की अहमियत क्या है, हमें वो तमाम स्टेप्स लेना एट इंस्टीट्यूशनल लेवल्स कि कैसे हम इन मामलात पे काबू पा सकते हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें और हम कराची चले जाएं या बलूचिस्तान के साहिल की बात करें, और इस मौसम की सूरत हाल पर भी हम बात करें कि जिस तरह कहा जाता है कि आप बाहर ना निकलें, और अगर समंदर बिफरा हो, या जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अर्बन फ्लडिंग भी है तो उसमें भी कोशिश की जाती है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, शेल्टर दिया जाए, चूँकि ऐसे वाक़यात फिर खुदा न खास्ता रिपोर्ट होते भी हैं, अपनी जानें चली जाती हैं, लोग डूब जाते हैं। जहाँ नॉर्मली जब बारिश हो रही होती है तो लोग क्या करते हैं, करीब जो भी नदी वगैरह होती है या कोई भी जगह जहाँ पे पानी जमा होता है उधर चले जाते हैं नहाने के लिए कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है तो नहा लेंगे। तैरना आता नहीं है, अल्टीमेटली क्या होता है कि वो डूब जाते हैं, और कभी उनको रेस्क्यू करने के लिए ऐसे लोग जंप इन करते हैं जिनको खुद भी स्विमिंग नहीं आती होती, तो उनके डूबने के वाकयात भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। स्पेशली साहिल समंदर पे अक्सर कराची में हम देखते हैं कि दफ़ा 144 ईद पे हमेशा नाफिज करनी पड़ती है, क्योंकि एक ईद मुझे ऐसी भी याद है शुएब, जिसपे ईद के जो 3 दिन थे, तीनों दिन तक समंदर से लाशें निकलती रहीं। गवर्नमेंट के बार बार वार्न करने के बावजूद लोग वहां पे पिकनिक के लिए जाते थे, नहाते थे और डूब जाते थे। तो ये सूरत हाल क्यों पैदा होती है? और इसमें सलमा, चूंकि आपको पता है आजकल जिस तरह यूरोप में गर्मी है और वहाँ पर जिस तरह टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन एक्चुअल लंदन की अगर हम बात करें तो वो लगता है कि वहाँ पर लाहौर के कैनाल का मंजर है, चूँकि लंदन ब्रिज से लोग इन एक्चुअल डाइव कर रहे हैं और ज़्यादा गर्मी भगाने की उनकी कोशिश है। बट जो हमने डूबने की बात की है, इससे मुतालिक आज हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, आइए मिलकर वो रिपोर्ट देखते हैं। आलमी सतह पर हादसाती तौर पर अमवात की सबसे बड़ी वजूहात में से एक डूबना है। आलमी अदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 3 लाख से ज्यादा अफराद डूबने से मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन मुनासिब एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए तो इनमें से बहुत से गैर जरूरी अमवात को रोका जा सकता है। 25 जुलाई को हर साल डूबने से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन अक़वाम मुत्तहिदा आलमी सतह पर डूबने के हादसात और दुनिया भर की कम्युनिटीज पर उनके असरात के बारे में आगाही को फरोग देता है। माहिगीर, मलाह या ऐसे अफराद जो पानी के करीब ज्यादा रहते हैं, उनके डूबने का खतरा भी ज्यादा होता है। WHO के मुताबिक डूबने के वाकयात को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात को बेहतर बनाया जाए। बुनियादी तैराकी और पानी की हिफाजत की महारतें हर एक के लिए दस्तयाब होनी चाहिए। तमाम शहरियों को डूबने से महफूज बचाव के हवाले से बुनियादी तरबियत मिलनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक डूबने से अमवात की शरह में कमी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब लोग खुद भी एहतियात करते हुए कवानीन का एहतराम करेंगे। चलें जी, ये तो हमने ड्राउनिंग डे से मुतालिक बात की है, और हम ज़रूर डायमंड जुबली की बात भी करेंगे, जिससे मुतालिक हमने पहले भी जिक्र किया कई प्रोग्राम्स में कि इस साल पाकिस्तान डायमंड जुबली अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। कैसे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हम कहते हैं ना कि तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, और हम ये ज़रूर बात करते हैं कि
कैसे हमें आगे बढ़ना है। और तहरीक आज़ादी की जब हम बात करें, उस तहरीक का जिक्र करें, माजी में जाएं और आज अगर हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखें, ज़ाहिर है इसमें जो पाकिस्तान की बुनियादें हैं उसमें हमारी कुर्बानियाँ शामिल हैं, उसमें उन कुर्बानियों का खून शामिल है, तभी जो पाकिस्तान का दरख्त है ये इतना तनावर होता चला जा रहा है। डायमंड जुबली पाकिस्तान की जिक्र इसका कर रहे हैं, बिल्कुल इसका जिक्र कर रहे हैं। और हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट शेयर की थी जो थी तहरीके अलीगढ़ से मुतालिक, और तहरीके अलीगढ़ वो तहरीक थी जहां से तहरीके आज़ादी की बुनियाद पड़ी थी, और वहां से ये सिलसिला ऐसा चला कि एक के बाद एक कुर्बानियां, बहुत से लोगों का लहू इस मुल्क की बुनियादों में शामिल है। हम अपने बड़ों की, अपने प्यारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले हमारी जो मेहमान बनी थी, इंडिया से आई थी खातून जो अपने घर को देखने के लिए आई, इसी कोशिश में जब पार्टीशन हुई थी तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों से बिछड़ गए, बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी जानें चली गई, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। ये बातें शायद बताने में आसान लगती हैं, लेकिन इसके पीछे जितनी जदोजहद थी, जितनी स्ट्रगल थी, अनथक कोशिशें थी, दो कौमी नजरिया था, जो आज आकर वक्त के साथ सच साबित हुआ कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थी और कभी भी एक साथ नहीं रह सकती थी। क्योंकि मुसलमानों के साथ जो सलूक हम कश्मीर में देखते हैं, जो भारत में देखते हैं, और अक़लियतों के साथ जो मज़ालिम बरते जाते हैं, मेरा ख्याल है उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और आज तक वो मसालिम का सिलसिला रुका नहीं है। और जिसको हम कहते थे कि ये नेहरू का भारत है, वो हमें कहीं नजर नहीं आता, वो नजरिया कहीं दफन हो गया, वो सोच कहीं मांद पड़ गई। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने हर लेवल पे, हर जगह पे अपनी अक़लियतों को तमाम तर हुकूक दिए हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। पाकिस्तान के हर शहरी को जिंदा रहने की बुनियादी हुकूक की आज़ादी है, इबादत गाहों में जाने की आज़ादी है, हर तरह की सहूलियात पाकिस्तान में दी जाती है। और इसकी बहुत प्यारी जो मिसाल है वो करतारपुर कॉरिडोर है। कैसे सिख वहाँ से आ सकते हैं, कैसे वो यहाँ पर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, और ना सिर्फ भारत से आने वाले, कनाडा से, किसी और मुल्क में रहने वाले, कैसे वो सहूलत से यहाँ पर आ पाते हैं। क्योंकि पहले ही हम देखते थे कि कहा जाता था सिखों की तरफ से कि चंद मील की दूरी पर है करतारपुर, जा नहीं सकते, हम जाने देते नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बाहें फैलाकर उन्हें वेलकम किया। हमने कहा कि हम आपको इजाज़त भी देते हैं, आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, चूँकि हम जब माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखते हैं तो तमाम वो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं, अगर कोई बाहर भी है, आना भी चाहता है यहाँ पर, तो हम उनको वेलकम करते हैं। इसमें हमने फिर भी इंडिया का रोल क्या देखा? हमने इंडिया का वही रोल देखा जो कि हम कश्मीर में देखते हैं, जो कि हम गुजरात की, अगर मैं राइट्स की बात करूँ, जो वहाँ पे माजी हम देखते आए हैं। जिस तरह मोदी सरकार, यानी बीजेपी हुकूमत की हम बात करें, जो हिंदुत्व सोच वाली बीजेपी सरकार है, जो वहाँ पर करती आई है, कर रही है और शायद करती रहेगी, सुधरने वाली वो है नहीं। कैसे उन्होंने रास्ते रोके, कैसे उन्होंने बंद बांधे, कैसे वो रुकावटें खड़ी करते चले गए। पाकिस्तान है जो रुकावटें हटाता है, इंडिया है जो रुकावटें खड़ा करता है। और हम फिर भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और ये जो कोशिश है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, ये कोशिश है कि हम अमन का प्रचार करें, ये कोशिश है कि हम अमन का दाई बन जाएं, ये कोशिश है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत पाकिस्तान की बात के साथ खित्ते की मजबूती की बात भी करें। ये बात है कि कैसे पाकिस्तान इस खित्ते को आगे लेकर चल सकता है, वो चाहे इकनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत हो, वो चाहे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात से मुताल्लिक हो, वो चाहे सिक्योरिटी सिचुएशन की बात हो, वो चाहे फिर ह्यूमन ग्राउंड्स की बात हो। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हम सबको मिलकर आगे चलना, रम के साथ आगे चलना, एक दूसरे का ख्याल रखना है, मोहब्बत से, प्यार से आगे बढ़ना है। जो इतनी हमने गुफ्तगू की, चूँकि ज़ाहिर है हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम उसमें कुर्बानियों की बात भी करते हैं, हम उसमें आगे बढ़ने का जिक्र भी करते हैं। कैसे पाकिस्तान एक मजबूत बुनियादों पर खड़ा आगे बढ़ रहा है, कैसे ये चमकता हुआ हीरा है। ये हीरा मैंने इसलिए कहा कि डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो 7 दहाइयों का सफर है, इसमें हमारी बहुत सी कामयाबियां शामिल हैं। हमने जब हमें ये मुल्क मिला तो वसाइल की तकसीम बड़ी गैर मुंसिफाना हुई थी। हमारे पास वसाइल की इतनी किल्लत थी, उसके बावजूद हमने पूरी दुनिया में जैसे नाम बनाया, जितनी कामयाबियां हासिल की, जितनी तरक्की की मनाजिल हमने तय की है, अगर उनका जिक्र ना करें, अगर हम इस तरह से अपनी डायमंड जुबली को सेलिब्रेट ना करें, तो मेरा ख्याल है कि इस डायमंड जुबली का हक अदा नहीं होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ही वो वाहिद इदारा था जहां से मुसलमानान हिंद ने आज़ादी की जद्दोजहद जदीद बुनियादों पर शुरू की। कायदे आज़म इसी मिली यकजहती को देखते हुए कांग्रेस को खैरबाद कहकर मुस्लिम लीग में शामिल हुए। दो कौमी नजरिए का जन्म हुआ। कायदे आज़म ने 1929 में मुतालबात के 14 नकात पेश कर दिए, जिसे कांग्रेस ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास इलाहाबाद में हुआ। हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खिताब में हिंदुओं के मुसलमानों पर जुल्म
सितम बयान किए और इससे निजात का वाहिद हल मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा बताया। चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पंफलेट शाया किया। उन्होंने वादी सिंध के इलाकों और दीगर हिंदुस्तानी मुसलमान अक्सरियती इलाकों को पाकिस्तान का नाम दिया। 1937 के इंतखाबात में जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनी वहाँ मुसलमानों के हकूक को पामाल किया गया। जायदादों पर गासबाना कब्जे कर लिए गए और मुसलमानों को दर्जे दोम का शहरी बनाने के हालात पैदा किए गए। इन हालात की वजह से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का तारीख साज जलसा लाहौर में हुआ। जलसा के आखिरी सेशन में तारीखी करारदाद पाकिस्तान पास की गई। जलसा गाह में जिस जगह पर स्टेज लगाया गया था ये वही जगह है जहां मीनार पाकिस्तान पूरी शान से खड़ा है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पूरी शान से खड़ा है और पाकिस्तान भी पूरी शान से खड़ा है। हमारी तरक्कियां, हमारी कामयाबियां, हमारा ये नाम सब कुछ इसी मुल्क से है। चलें बढ़ते आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ।